الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم رمضان 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 औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम और मैं हूं अरसला सिद्दीकी। आज हम 27वीं रोज़े की इस नशिस्त में मौजूद हैं और आज की नशिस्त हमारे लिए इस वजह से बहुत अहम है कि आज ही के दिन कुरान पाक नाज़िल हुआ था। आज की इस दिन की बड़ी अहमियत है। आज की रात अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्ते ज़मीन पर आते हैं और अपने बंदों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अगर हम इस्लामी एतबार से देखें तो आज ही के दिन पाकिस्तान भी कायम हुआ था। इस वजह से भी ये दिन हमारे लिए बहुत मुबारक है और बहुत से लोग कहते हैं कि हो सकता है कि आज की रात शब क़दर की रात हो और जिसे ये रात मिल जाए उसकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी मुश्किलात दूर हो जाती हैं, उसको एक मग़फ़िरत हासिल करने का अल्लाह से एक बड़ा मौका मिल जाता है। आज हम जानेंगे कि शब क़दर की रात हमें किस तरह एहतमाम करना चाहिए और इस रात कौन कौन सी दुआएँ करनी चाहिए। अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अस्मा अहमद। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। और जहाँ बात हो फ़लाही इदारों की तो बहुत से फ़लाही इदारे हमारे यहाँ बहुत सा अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं एक फ़लाही इदारा है एहसान ट्रस्ट जिसके जनरल मैनेजर फ़याज़ुर रहमान ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अस्मा, आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि मेडिकल फील्ड में डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें लोग काम कर रहे होते हैं। आप किस चीज़ की ज़्यादा स्पेशलाइज हैं? जी, मेरी फील्ड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है तो अच्छा है कि आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं इसको इंट्रोडक्शन भी करवा दूँ। सो आई एम एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि वो डॉक्टर्स जो कि हार्मोन्स के साथ डील करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे हुदूद हैं जिनको उर्दू में कहते हैं, और वहाँ से ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो कि बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में काम कर रहे होते हैं। तो हम उस तरह के डॉक्टर होते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो कि ज़ायबिटीज़ को जो है वो डील करते हैं, बिकॉज ज़ायबिटीज़ इंसुलिन हार्मोन से इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। और इसके अलावा थायराइड हार्मोन जो आपने बहुत कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में और इवन बाहर की पॉपुलेशन में भी, क्योंकि ये हार्मोन है थायराइड जिसकी कमी हो जाती है, ज़्यादती हो जाती है, तो हम इसको डील कर रहे होते हैं। इवन मोटापा,
क्योंकि वो भी हार्मोन्स की जो है वो उसकी वजह से होता है, प्रॉब्लम्स की वजह से। फिर ख़वातीन में प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, ये भी हार्मोन्स का अमल दखल है। तो बहुत, अब मैं अगर गिनवाना शुरू करूँ तो बहुत सारे, जस्ट टू गिव यू बेसिक थायराइड से हम शुरुआत करते हैं। थायराइड में एक तो ये कहते हैं कि जी पेशेंट का वज़न बहुत बढ़ने लगता है और चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है, कभी कभी समटाइम मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, ये बात सही है? बात सही भी है इस तरह से कि थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके बॉडी में हर चीज़ को अफेक्ट करता है। तो आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपके पेट पे जो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह की चीज़ें, आपके मूड को, आपके दिल को, बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो अगर आपका थायराइड वीक है, सपोज़ अगर आपका थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं बना रहा है, तो आपको मोटापा हो सकता है, आपका बॉडी में स्वेलिंग जो है वो हर जगह, पानी हम जो है ना रिटेन करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आपके ब्रेन के आगे जो है फॉग आना शुरू हो जाता है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आप चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं, और आपकी कॉन्स्टिपेशन आपको शुरू हो जाती है, आपका हार्ट अफेक्ट हो सकता है। तो अगर ये थायराइड वीक है, अगर थायराइड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है बॉडी में, मतलब हार्मोन अगर बॉडी में ज़्यादा बन रहा है, तो आपके हाथ पांव कांपना शुरू कर देते हैं, आपकी दिल की रफ्तार तेज़ होना शुरू हो जाती है, और ये भी दिल को मुतासिर करता है। अच्छा, ये जो थायराइड है अमूमन लोगों को पता नहीं लगता है अंटिल अनलेस जब तक डॉक्टर टेस्ट कराने को ना दे। इसकी अलामात क्या है और फिर इसका इलाज क्या है? अभी मैंने आपको अलामात बताई, अलामात आपने बता दी, अब इसका इलाज क्या होता है? इसका इलाज बेसिक बहुत आसान है। अगर थायराइड कम काम कर रहा है तो हमें ऊपर से गोलियां देनी होती हैं जो कि हार्मोन ही होती हैं, और वो हार्मोन रिप्लेस हो जाता है। और अगर आप अपने डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, उन्होंने आपको हार्मोन की दवाई दे दी है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल जो है वो हार्मोन्स की वजह से। जी बिल्कुल, थायराइड बिकॉज है ही हार्मोन ना। थायराइड ग्लैंड है जो कि यहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो कि हमारे नेक में होता है, और वो हार्मोन बनाता है विच इज़ कॉल्ड थायराइड हार्मोन। तो इसकी कमी की वजह से हमें, थायराइड की कमी की वजह से हमें ऊपर से थायराइड लेना पड़ता है, जो कि इट इज़ एज क्लोज टू नॉर्मल जो कि हमारी बॉडी में पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉब्लम हो गई है? स्क्रीनिंग। तो अवेयरनेस इज़ द की, और बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा काम है, बिकॉज आप यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मेनली जो पॉपुलेशन है वो आप लोगों को देख के चीज़ें सीख रही होती है और चीज़ें। तो स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे डॉक्टर्स के पास जाएं। आपको इस तरह के जो मैंने अलामात बताएं, सिम्टम्स हो रहे हैं, बेसिक टेस्ट होता है TSH, वो अपना जाके करवा लें। एंड हम इसी तरह से बहुत ही मरीज़ों को इसी तरह से पकड़ते हैं कि इट इज़ अनरिकग्नाइज, कि बहुत हल्के हल्के सिम्टम्स हो रहे थे, हमने TSH करवाया, पेशेंट किसी और वजह से आया था और पता चला कि इनको तो थायराइड है। फिर हमने मेडिसिन शुरू करवाई, तब जाके पेशेंट को रियलाइज़ हुआ कि हमें तो इतने सिम्टम्स हो रहे थे और हम समझ रहे थे कि इट वाज पार्ट ऑफ अ नॉर्मल हमारे लाइफ का ही पार्ट है, हम थक ज़्यादा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह डॉक्टर अस्मा ये है कि हम खुद सब डॉक्टर हैं। पाकिस्तान में हर बंदा डॉक्टर है, उसके साथ कोई मसला होता है तो वो खुद ही इलाज कर लेता है कि जी यहाँ दर्द हो रहा है तो इस वजह से हो रहा होगा, यहाँ दर्द हो रहा है तो इस वजह से हो रहा होगा। उसका भी रीज़न है ना, हमारे यहाँ नेशनल हेल्थ सिस्टम नहीं है, लोगों को जाके अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है, तो अफोर्डेबिलिटी इज़ अ मेजर इशू। तो आज मैं भी अगर मुझे कहें कि आप जाके टेस्ट कराएं, तो बीइंग अ डॉक्टर फिर भी मुझे डर लगेगा, मैं टेस्ट कराऊंगी और डिजीज़ डायग्नोज हो जाएगी तो मैं फंस जाऊंगी। तो ऑब्वियसली हमें अपने पॉपुलेशन का भी सोचना चाहिए कि लोग डरे रहते हैं। लेकिन देखिए वही वाली बात है कि अगर अल्लाह न करे आपको कोई डिजीज़ लग गई है तो आपकी आंखें बंद करने से वो डिजीज़ नहीं चली जाएगी, तो आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। जहाँ पे आपने बात की मोटापे की, हमारे यहाँ लातादाद आपको सोशल मीडिया पे ऐड दिखाएंगे जी वज़न पतला करें, वज़न कम करें। उसके अलावा एक इंजेक्शन भी आया जिसका इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने किया, अब सुनने में आ रहा है कि उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो वज़न कम करने के लिए ये जो हम इश्तिहारात देखते हैं या जो मेडिसिन हैं, ये ठीक है? वज़न का बढ़ना बहुत सारी वजूहात होती हैं। उसमें से आपकी डाइट है, उसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, उसमें आपके जीन्स हैं, उसमें आपकी इन्वायरमेंट है, उसमें आपका ब्रेन भी इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज हमें जो भूख लगती है वो हमारे ब्रेन से हमें स्टिमुलेशन मिलता है। अच्छा। तो ऑब्वियसली आपको इन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है, अपनी डाइट पे, अपनी लाइफस्टाइल पे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह से हमारे पास फास्ट फूड जो रेस्टोरेंट्स हैं और चीज़ें अवेलेबल हैं, खाकर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, तो एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है? एक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है वो अब हमारी एक्टिविटी इसलिए कम हो गई हैं क्योंकि हर चीज़ हम एलिवेटर में चले जाते हैं, गाड़ियों में जो है। तो बच्चों की हमारी चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, स्पेशली आफ्टर कोविड। और वैसे भी आसान है कि पेरेंट्स आकर काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए भी आसान होता है कि बच्चों को स्क्रीन पकड़ाई। और तो ये सारी चीज़ें वो हैं। जो आपने दवाइयों की बात की है, सबसे पहले तो हम इश्तिहारात की बात करते हैं कि जो चीज़ साइंटिफिक नहीं है और इश्तिहार के तौर पे सामने आ रही है, हमें उसको नहीं कबूल करना चाहिए। मीडिया में भी उसका रोल है, और ऑब्वियसली आप लोगों का इतना नहीं है जितना आप इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, किसी को भी पैसे दो कुछ भी करवा लो।
बिल्कुल, तो उस पर इट हैज़ टू बी साइंटिफिक। जो आपने एक दवाई की बात की, एक दवाई नहीं, बहुत सारी FDA अप्रूव्ड दवाइयाँ हैं, वो इफ़ेक्टिव हैं और वो उन लोगों के लिए हैं जिनका वज़न भी ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन इंडिकेशन। साइड इफ़ेक्ट्स भी सिर्फ टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये FDA अप्रूव्ड मेडिकेशंस हैं जिनका रोल है, बट ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर, नॉट बाय लाइक कि आपने एक वीडियो देखी और आपने गए और आपने वो इंजेक्शन ख़रीद लिया या गोली ख़रीद ली और लेना शुरू कर दिया। नहीं, ये तो बहुत ही खैर बेवकूफ़ाना हरकत है कि आपने देखा और जाकर ख़रीद लिया। अमूमन हमारे यहाँ लोगों के साथ मसला ये है कि मैंने खुद जैसे शुरुआत में कहा था कि हम खुद अपने अंदर एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और ये सेल्फ मेडिकेशन, मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। फिर जो मोटापे के हवाले से दवाइयाँ हैं जो ऑथेंटिक हैं, जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या फिर साइंस लैब्स की तरफ से, जो मुझे वो याद आ गया, सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ लेने से पहले किसी सही डॉक्टर को दिखाएं एंड देन आप उसकी शुरुआत करें। बहरान रहमत, आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ फयाज़ भाई मौजूद हैं। फैज़ भाई, एहसान ट्रस्ट जी, नाम से ही बड़ा एक ज़बरदस्त आप लोगों ने नाम को दिया है। मैं जानना चाहूँगा कि आप किस सेक्टर में काम करते हैं? जी, ये एहसान ट्रस्ट सूरह रहमान की जो आयत है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, के एहसान का बदला बेहतर मज़ीद एहसान किया जाए, ये उससे लिया गया। हमारा बेसिक काम ये है कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन सेक्टर में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इंटरमीडिएट के बाद, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, जर्नलिज़म, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, किसी भी फील्ड में बैचलर्स, मास्टर्स, MS, MPhil, PhD लेवल पे या ACCA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ICMA, सीमा वगैरह करना चाहते हैं, लेकिन उनको फ़ीस के मसाइल हैं, फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, तो उनको हम इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन एक डिग्निफाइड मैनर में कंप्लीट कर सकें और फिर वो लोन रीपे करें, ताकि हम वो एक रोल ओवर सिस्टम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, ये तो आपने बड़ी बात अच्छी करी कि इंटरेस्ट फ्री लोन होता है जी। तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है कि अगर कोई बच्चा ज़ाहिर है BBA करना चाह रहा है या सपोज़ किसी भी फील्ड में जाना चाह रहा है, तो इसका टाइम पीरियड आप लोग कितना देते हैं कि इतने पीरियड में इसने ये लोन वापस करना है? क्योंकि हमारे यहाँ ये भी मसला, डिग्री तो मिल जाती है, जॉब्स नहीं मिलती। इसमें तरीक़ाकार ये होता है कि नंबर एक, हमारे चूँकि यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs होते हैं, मुफाहमत की याददाश्तों पे दस्तखत होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, तो जो भी बच्चा मतलब अप्रूव होता है उसके फ़ंड नंबर एक तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। जिस मंथ में फ़ंड ट्रांसफ़र होते हैं उसके नेक्स्ट मंथ से हम एक टोकन रीपेमेंट स्टार्ट कर देते हैं। टोकन रीपेमेंट कुड बी एज़ लो एज़ 500 रुपीज़ अ मंथ, 1000 रुपीज़, यानी जो बच्चा जो आसानी से अफोर्ड कर सके वो हम एक लेना शुरू कर देते हैं, ताकि उसके बच्चे के भी जहन में हो कि ये लोन है, इसकी रीपेमेंट करनी है और एक रीपेमेंट हैबिट भी उसके अंदर डेवलप हो जाए। तो अपनी स्टडीज़ के दौरान 4 साल 5 साल में वो टोकन अमाउंट पे करता रहता है। फिर जब उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो पास आउट होने के हम कहते हैं कि तकरीबन 5 से 6 साल के अंदर आप जो टोटल रिमेनिंग अमाउंट है वो आप पे ऑफ कर दें। और ये भी हम बच्चे को बता देते हैं कि चूँकि हमारे फ़ंड्स ऐसे नहीं है कि अनलिमिटेड हैं, लिमिटेड फ़ंड्स होते हैं, तो आप जो पैसे वापस करेंगे वो किसी और बच्चे को हम जो है वो ये फ़ंड प्रोवाइड करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ये जो सिलसिला हमने शुरू किया था 2010 से अब तक हम पाकिस्तान के तकरीबन 5,500 बच्चों को, तकरीबन 190 प्लस यूनिवर्सिटीज़ के 5,500 बच्चों को 1.5 बिलियन रुपीस अल्हम्दुलिल्लाह हम दे चुके हैं। और इसमें से तकरीबन 50% फ़ंड वो हैं जो रीपेमेंट की सूरत में बच्चों ने वापस किए, तो हमने रोल ओवर करके। चलेंगे, एक बड़ी अच्छी बात है, किसी को तालीम दिलवाना एक ज़ाहिर है बहुत बड़ा सदका जारी है। अच्छा, इसमें लिमिट कितनी है कि एक स्टूडेंट इतने लिमिट तक पैसे अपनी फ़ी के तौर पे ले सकता है? जी, ये चूँकि फैसिलिटी ये नीट का मेरिट बेसिस पे है, नीट अपनी जगह, लेकिन मेरिट का भी एक बहुत बड़ा आंसर है कि एक दफ़ा ही आपको एक सेमेस्टर के लिए एक दफ़ा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपके ग्रेड्स या आपके GPA जो क्रॉस पॉइंट एवरेज है वो कम आ रहा है तो आपको बार बार मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये हम पहले से स्टूडेंट को इत्तला कर देते हैं कि भाई आपने अपने ग्रेड्स रिसेंट मेंटेन करने हैं ताकि एक दफ़ा मिले। और ये आप सॉरी मैंने आपसे सवाल ही किया था कि कितने अमाउंट तक मैक्सिमम दिया जाए। इसमें उमूमन हमारी जो परसेंटेज होती है इट वेरीज़ फ्रॉम 50% टू 60-70 अप टिल 80% तक हम ये जो है ना फ़ीस जो है ये प्रोवाइड करते हैं।
अच्छा, ये जो फैसिलिटीज़ है ये विद इन पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ है? अगर कोई पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा हो, बहुत मेरिट पर है वो बच्चा जी, और लेकिन उसका टैलेंट है और उसको बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, तो देन फिर आप लोग करते हैं? अभी फ़िलहाल जैसे मैंने कहा ना कि हमारे पास बहुत अनलिमिटेड फ़ंड्स नहीं हैं, और एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि चूँकि हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यू हो चुकी है, तो जब पाकिस्तान से एक बच्चा बाहर जा रहा होता है एक सेमेस्टर के लिए समटाइम्स, तो वो इतने पैसे लग रहे होते हैं कि उतने पैसों में हम 10 या 20 बच्चे पूरे साल में पढ़ा लेते हैं। तो ये अभी एक थोड़ी सी हमारी लिमिटेशन है। हम विद इन पाकिस्तान ही कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब हमारे पास ज़्यादा फंड्स होंगे तो हम पाकिस्तान से बाहर भी इंशाल्लाह ये फैसिलिटी प्रोवाइड बड़ा करेंगे। अच्छा कॉज है, तो इसका फाउंडर कौन है? किसके जहन में आया था कि जी इस तरह का एक आइडिया होना चाहिए कि बच्चे ज़ाहिर इंटरमीडिएट के बाद जो एक्चुअल प्रॉब्लम आता है वो आता है यूनिवर्सिटी के दाखिलों का? जी, किसका आइडिया किसका है? जी, ये एक बड़ा ये इसके पीछे इसके जो सबसे बड़ा क्रिएटर में जो है वो मीज़ान बैंक लिमिटेड है। चूँकि इस्लामिक बैंक्स के पास चैरिटी का पूल होता है, तो उनके जो शरिया बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने और सीनियर मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा फ़ंड बनाएं जिससे बच्चों को आला तालीम के लिए हम हेल्प करें, लेकिन हेल्प भी एक ऐसे तरीके से हो जिससे इदारा भी एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे प्रोफेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, उनको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन थ्रू इंटरेस्ट फ्री लोन मॉडल। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से ये सिलसिला हमने शुरू किया और ये आज तक सिलसिला जारी है। क्राइटेरिया क्या है आपका किसी भी स्टूडेंट को फ़ंड पास करने का? क्राइटेरिया क्या है? क्या इंटरमीडिएट के कुछ रिजल्ट्स देखे जाते हैं या फिर ये किसी भी बच्चे के लिए है? देखें, नंबर एक क्राइटेरिया कि उसका जो भी यूनिवर्सिटी है, चाहे IBA हो, लम्स हो, डाउ यूनिवर्सिटी हो, कराची यूनिवर्सिटी हो, उसका वैलिड एडमिशन होना चाहिए। चूँकि हमारी ये फैसिलिटी यूनिवर्सिटी के थ्रू होती है और फंड्स भी यूनिवर्सिटी अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं, तो हम सारे केसेस यूनिवर्सिटी के थ्रू ही फॉरवर्ड करवाते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल एड ऑफिसेज़ होते हैं, उनके थ्रू उनके साथ हमारा क्लोज लाइजॉन होता है और वो हमें केसेस फॉरवर्ड करते हैं। उसमें जैसे मैंने बताया, पहला क्राइटेरिया तो यूनिवर्सिटी में वैलिड एडमिशन है। अगर आपका एडमिशन हो गया तो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे आपके पढ़ाई के लिए। कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस वक्त आप लोगों के साथ इसमें शामिल हैं? क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी भी होती हैं ना, वो कहती हैं यूनिवर्सिटी के फ़ंड आने दें, पैसे आ जाए, स्टूडेंट आ जाए, एडमिशन हो जाए, इतना काफ़ी। तो उनको भी आप लोग अपने साथ इंगेज करते हैं? देखें, दो तरह की पाकिस्तान में मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। और सॉरी, हमारे पास ज़्यादातर जो हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ स्टूडेंट्स का रुझान होता है, जैसे मैंने कहा NED यूनिवर्सिटी या ग़ुलाम इसाक़ खान यूनिवर्सिटी या नस्ट यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग साइड पे, इसी तरह IBA, लम्स हो गया, और टॉप यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जी। और पब्लिक सेक्टर में भी जैसा मैंने कहा, कराची यूनिवर्सिटी है, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, डाउ यूनिवर्सिटी है, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो अब कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बन गई है। तो हम हर शहर में, हर सूबे में, पूरे पाकिस्तान भर में तकरीबन 190 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पूरे पाकिस्तान में आपकी ये NGO काम करती है? जी बिल्कुल, हम पूरे पैन पाकिस्तान बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन। और ज़ाहिर है जब भी हमारे यहाँ इंटरमीडिएट के बाद ये प्रॉब्लम आती है कि यूनिवर्सिटी में दाखिले की, और फिर ज़ाहिर दाखिले अगर मिल भी जाए उसको मेरिट पे, तो फिर पैसे नहीं होते पे करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि स्टूडेंट खुद पढ़ भी लिए, और फिर 5 साल होते हैं तो ज़ाहिर जब ज़ाहिर मेहनत कर रहा हो तो अल्लाह ताला भी देख रहा होता है, जॉब लगने के बाद फिर वो ज़ाहिर रिटर्न भी करते हैं। डॉक्टर मैं आपकी जानिब आऊँगा। कहते हैं जी मोटापे से बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं, इस बात में कितनी सदाकत है? क्योंकि लोग कहते हैं कि जी हम तो हंसी खुशी रहते हैं और खाते पीते रहते हैं। इस बात में बहुत ज़्यादा सदाकत है, और लोगों को तब पता चलता है जब चीज़ें रिकग्नाइज़ होना शुरू हो जाती हैं। जैसे मोटापे में शुगर हो जाती है, जो बहुत देर से पता चलता है लोगों को। मोटापे में हार्ट डिज़ीज़, स्ट्रोक का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेवलेंस है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर उसकी मोटापे की वजह से होता है। आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला तो कहते हैं ना, और इवन हम ये तो कार्डियोवास्कुलर और डायबिटीज़ और ये तो क्रॉनिक दूसरी डिजीज़ हैं। अब हम मरीज़ देख रहे हैं जो कि अपने जोड़ों के दर्द की वजह से, मतलब हमने 30-40 साल की उम्र में लोग देखे हैं जिनके जोड़ का जो है वो जॉइंट्स काम नहीं कर रहे हैं और उनको जो है इसको रिप्लेस करवाना पड़ रहा है। और मेन कॉज उनका मोटापा है, बिकॉज जब हम खड़े होते हैं, हम जब चलते हैं तो हम अपना सारा वज़न जो है अपने घुटनों पे लेके, टांगों पे लेकर चलते हैं, वो हो गया। आपके स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन। तो मोटापा इसमें बहुत ज़्यादा सदाकत है कि हर चीज़ की जो है वो बहुत सी दफ़ा लोगों को पता ही नहीं होता, उनको कोलेस्ट्रॉल है, उनको BP है, उनको शुगर है, क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर टेस्ट कराने का सिस्टम नहीं है। अनटिल अनलेस कभी तबीयत ख़राब होती है तो हम कहते हैं हाँ भाई ये वाली गोली खा लो, ये वाली गोलियाँ भी हमने फिक्स की हुई हैं, वो भी हम खुद ही कर लेते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि चेकअप कराते रहना चाहिए? ज़ाहिर है गो के माशी
प्रॉब्लम्स हैं, रेगुलर लेकिन चेकअप या सेहत से तो मंथली ज़्यादा चेकअप। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ना, खासतौर पे वो बंदा जिसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी ही ना हो। अगर हो भी और ना भी हो तो एक एज होती है जिसके बाद आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। पहले वो 40 साल होती थी, अब वो 30 साल हो गई है। और अब तो ये भी है कि इवन अगर आपके 11-12 साल के बच्चे हैं और अगर जीन्स में आपके डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और बच्चे को मोटापा है तो डेफिनेटली आपने उस एज में भी स्क्रीनिंग करानी है। तो स्क्रीनिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम जाएँ, अपने टेस्ट करवाएं। बेसिक टेस्ट सबको पता हो कि एक शुगर का तो ज़रूर टेस्ट करा लें। हमने प्रोग्राम के शुरू में थायराइड की बात की, ब्लड प्रेशर हम चेक करवा सकते हैं। ये महंगे नहीं है, और अगर महंगे हो तो भी आपकी हो, तरफ स्क्रीनिंग फ्री है या नहीं, हमारे यहाँ स्क्रीनिंग फ्री नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जैसे इंडस वगैरह में भी बिल्कुल है, जो है आप डॉक्टर्स के पास जा सकते ये हैं। फैसिलिटीज है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? मेरा पैगाम यही है कि इस रमज़ान में, खैर हम तो बिल्कुल आखिर रोज़े पे पहुंच गए हैं, लेकिन नेक्स्ट रमज़ान भी आएगी और उसके बाद भी नेक्स्ट आएगी। इंशाल्लाह। तो हमारा खाना पीना, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जिसको हमें एज एन अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, जिसमें हम अपनी ग़िज़ाइयत से भी और रोज़ा रख के भी अपनी सेहत अच्छी कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है मज़ीद ख़राब कर लेते हैं हम रमज़ान में। मज़ीद ख़राब कर लेंगे। सर, कोई मैसेज देखने वालों को? बस मैसेज यही है कि पाकिस्तान में जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है और मेरिट पे है, तो हमारा इंशाल्लाह मिशन है कि पाकिस्तान में नीड ब्लाइंड कल्चर हम फ़रोग़ दें, और जो बच्चे अपनी चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी और अपनी चॉइस ऑफ प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहें, उन्हें उनके जहन में हो कि एहसान ट्रस्ट जैसा इदारा मौजूद है जो उनकी इंशाल्लाह हेल्प करेगा। और पैन पाकिस्तान बेसिस पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम करते आए हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारा प्लान है बाय 2028 एटलीस्ट 10,000 स्टूडेंट्स को पाकिस्तान भर में सपोर्ट। इंशाल्लाह। आप दोनों के लिए Thank बहुत you सारी जी, दुआएं कि आप लोग यहाँ पर आए, और आप लोगों ने ज़ाहिर है जिस फील्ड में भी आप लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक अता फरमाए कि आप लोग अच्छा काम करते रहे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। बारान अहमद, आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे 3 गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ़ कराऊँगा। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारिया महमूद, पर्सनालिटी ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आजकल लोगों के साथ जो है वो जहनी मसाइल बहुत हैं। ज़ाहिर है जब जहनी मसाइल होते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि हम कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, और बहुत से लोग अपने दिल में ही रखते हैं अपने जहनी मसाइल, जिसका नतीजा वो माशरे में लोगों के साथ बुरा सलूक करके पूरा कर रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साइमा हाशिम, साइकोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते थैंक हैं। यू सो मच फॉर हैविंग मी। और हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सोमरो, और आलिया सोमरो हैं बॉक्सर, पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल प्रोफेशनल बॉक्सर। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम। आपसे शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू हुआ है, पहले लोग देते नहीं थे। तो किस तरह आप लोग लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूम करते हैं? स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट इंप्रेशन से। लास्ट इंप्रेशन? बिल्कुल, आपका अटायर से, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से, इंटरपर्सनल स्किल्स से बहुत मैटर करती है। आपके एटिकेट्स, किस तरह आप बात करते हैं, कैसे करते हैं, स्पेशली जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, आई कांटेक्ट, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि बॉडी लैंग्वेज है। लोग इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये बहुत बहुत मेजर इम्पैक्ट करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। ज़ाहिर है ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, आप लोग जिस तरह, ज़ाहिर है आपके पास कोई भी आता होगा तो वो ऐसे ही बदला आता होगा जो बिल्कुल जिसको अपनी ग्रूमिंग का सेंस नहीं होता जी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन से खुद ही होता है इनबिल्ट, जिसको हम कहते हैं कि किस तरह रहना है, किस तरह नहीं रहना। ये जो बात करने का तौर तरीक़ा, आदाब, किस तरह चलना है, किस तरह खाना है, ये कितने टाइम पीरियड में आप जिससे प्रोडक्ट है उसे तैयार कर देती हैं? सबसे पहले तो देखिए मैंने अपने आप पर से स्टार्ट किया। क्योंकि आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि मुझ में भी तो कोई खामियां थी ना। और मैं वही सबसे बेस्ट होता है कि आप जब खुद से शुरू करते हो। बिल्कुल। और आपको पता है मैंने सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखा? आई यूज्ड टू बी कैबिन क्रू इन सऊदी एयरलाइंस, और मैंने 10 साल जो ट्रैवलिंग की है उसमें मैंने सब कुछ सीखा ही है। और जब लोग आते हैं, आप यकीन करें, वाकई में दे डोंट नो हाउ टू वेयर, व्हेन टू वेयर एंड व्हाट टू वेयर। इसी तरह सलीका नहीं होता, सलीका नहीं है। और इसी तरह बातचीत करने में भी कहाँ बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस तरह के अल्फाजात इस्तेमाल करना है। अब लोग कम्युनिकेशन में, मैंने अक्सर देखा है ट्रेनर्स को, वो सब बढ़ा रहे थे, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, एक मैसेज है। मैं ये कहती हूँ आपके लफ्ज़ों का वो इंतखाब जो सामने वाले की दिल आज़ारी ना करे, वो कम्युनिकेशन स्किल कहलाती है, और मुतासिर भी करे सामने वाले। बिल्कुल। तो ये यकीन करें, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आई रियली एंजॉय इट। और आपसे देखें, कुछ अगर सामने वाला भी सीखने को कुछ उसको मिल रहा है और वो सीख रहा है, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग लोगों की करने का ख्याल कैसे आया? ज़ाहिर कुछ चीज़ों का ख्याल भी आता है ना इंसान को,
कि ठीक है आपने अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम कर ली एंड देन आप अपनी लाइफ में जी रहे हैं, बट आपको ये ख्याल कब आया कि भाई ये जो इतने सारे घूम रहे हैं इनको भी तो कुछ करूं? ये मैंने एयरलाइंस से सीखा। देखें जैसे हमारे जहन में एक फ़र्ज़ करें कि नाम आता है एमिरेट्स, इत्तेहाद, हमारे जहन में ही आ जाता है वाओ, ओह माय गॉड, बिल्कुल, द क्रू, द कॉर्पोरेट एंड ऑल। लेकिन यहाँ पर आपके जहन में किसी भी कंपनी का नाम आ जाए वो चार्म नहीं होता। ना ना ना, मैंने कहा इस पे कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में ये चीज़ें क्यों नहीं है? और ये एयरलाइन ने हमारे, वो कहते हैं ना, हमें कुछ सीखने को मिलता है उनसे। हमारे जी, उन्होंने हमें पिला दिया है घोल कर। हाँ। हमें, आपको पता है, बाकायदा हमारी क्लासेस होती थी इस चीज़ की क्लासेस, और हमें बताया जाता था कि स्पेशली यहाँ ख़वातीन के लिए लेडीज़, जब लेडी का नाम आता था हमारी इंस्ट्रक्टर कहती थी लेडी का मतलब ही यही है हार्मनी, द फ्लावर, द यू नो, मतलब खुशबू। यस, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं फील किया। ट्रू, यहाँ नहीं था ऐसा नहीं कुछ ना ऐसा। यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। एमिरेट्स पे ही मिलेगा ये। ठीक है। इसी तरह जेंटलमैन में हमें, हमारे साथ जो जितने भी कैबिन क्रू होते थे मेल, उनको यही कहते थे आप लोग जेंटलमैन कब कहलाएंगे? अपने आई कांटेक्ट से। अगर द लेडी इज फीलिंग कंफर्टेबल विद योर आई कांटेक्ट, इट्स मीन ही इज अ जेंटलमैन। कितनी जबरदस्त बात की है चश्मा लगा इन्होंने के कि एक रखते मर्द काला। के लिए आई कांटेक्ट कितना नहीं, मैटर करता है। जो काला चश्मा लगा के रखे फिर आप कैसे जज करेंगी उसको? है चश्मा उतारेगा ना वो, जब तो पता लग जाएगा। बहरहाल लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है और इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। साइमा, आपकी जानिब आते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ लोगों के साथ तो ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं और कोई भी ज़हनी बंदा- मरीज हो गए लोग। लेकिन लोग फिर भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे बात इतना नहीं करना चाहते। आज भी वो किसी न किसी तकलीफ़ से दो चार हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये मेरा साइकोलॉजिकल मसला है। वो उसे अपना जिस्म का मसला समझते हैं कि शायद बॉडी में ये मसला हो रहा है, विटामिन डी की कमी, सी की कमी, ई की कमी, इसी में फंसे रहते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं इस पे बात करना चाहते क्योंकि शुरू से एक स्टिग्मा बनाया गया है कि बॉडी में कुछ भी हुआ है, यू नो, टांग टूट गई तो पूरे शहर को बताएंगे टांग टूट गई, सिंपैथी भी लेंगे, बहुत अच्छा लग रहा होता है, यू नो, चोट लगी है। मगर इंटरनली जब हम बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट साइकोलॉजी, बेसिकली इट्स अबाउट योर इमोशंस को सप्रेस करना शुरू से बताया गया। यू नो, रोना नहीं है, हंसना है सबके सामने, लेकिन रो नहीं सकते हैं, रोने से मना किया जाता है। रोना भी एक इमोशन है, बिल्कुल वैसे जैसे हंसना है। क्यों? लेकिन तो क्यों नहीं रोना? मुझे तो लगता है रोता वही है जो बहुत स्ट्रांग होता है। नहीं, ये आपको लगता है, लेकिन शुरू से इंस्टिल ये किया जाता है। ये गलत है। ये मुझे तो इख्तिलाफ है इस बात पे। दिस इज रॉन्ग। मुझे लगता है कि हर कोई नहीं रो सकता। जो लोग स्ट्रांग हैं वो रो देते हैं, कोई बात नहीं, कमजोर लोग भी तो रोते हैं। एग्जैक्टली, बट सप्रेस करना सिखाया गया है, तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली इंस्टिल्ड हैं, कंडीशनड हैं सोसाइटी में कि बहुत सारे लोग अभी भी उसी को लेकर आगे जा रहे हैं। अब जब बॉडी की बात करते हैं कि बॉडी पे कुछ हुआ है, तकलीफ हुई है, सर दर्द हो रहा है, या कोई भी आपका यू नो स्ट्रोक हो गया, आपको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, देयर आर मैनी डिजीजेस जो कि साइकोलॉजी की वजह से होती हैं। आप मेंटली फिट नहीं होते, इस वजह से होती हैं। ये किस तरह से चेन बनता है कि यू फील समथिंग, कुछ भी फील करते हैं, वहाँ से एक इमोशन डेवलप होता है। वो इमोशन बॉडी अपने तरीके से अपने ऊपर लेती है, किसी बीमारी के रूप में लेती है। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी गैदरिंग में आप बैठे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी इंसान की एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको इतना इम्पैक्ट कर रही है, समटाइम्स यू नो ऐसे बॉडी में खिंचाव फील होता है। कई लोग ऐसे बैठे बैठे ऐसे यूँ करेंगे, यूँ, लाइक आई मीन यू डोंट नो द रीज़न बट यू आर नॉट फीलिंग अनकम्फर्टेबल। आपका दिल चाह रहा होता है कि यहाँ से बाहर कहीं चला जाओ, और फिर बाहर जाके खड़ो सही हो जाते हैं। एग्जैक्टली, सो दैट्स द पॉइंट कि आप जो फील कर रहे हैं वो इमोशन बना, और जो इमोशन बना वो बॉडी पे आया। ओह माय गॉड, That's how it works. अच्छा, तो इसका फिर इलाज क्या है? मतलब क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है। मैंने आपको क्यों कहा कि जब उठ के जाते सही होता है, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ मेरे होता है। सेट के लोग भी कह रहे हैं कि ये होता है। Yes. तो फिर इसका इलाज क्या है, तरीक़ेकार क्या है? अच्छा, इसका तरीका ये कि सबसे पहले तो आपने देखें, इमोशनल रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बिल्कुल हल्का लिया जाता है और ये पूछा जाता है कि कोई दो टोटके बता दें कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। ये इमोशनल बैगेज हम बरसों से कैरी कर रहे हैं, जनरेशनल है, इसके ऊपर बाकायदा काम करना होगा। ये ऐसा नहीं कि सर में दर्द है तो एक गोली खा ली और ठीक हो गया, और जब दोबारा दर्द होगा तो गोली लेंगे तो ठीक हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट हीलिंग, इंटरनल हीलिंग की बात है। आपके जो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, उसको बेटर करने की ज़रूरत होती है। सबसे देखिए, चेंज जब भी आता है, सबसे पहले आप ये फील करते हैं, यू फील समथिंग दैट देयर इज समथिंग दैट इज नॉट सेटलिंग इनसाइड वेल, जिसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं। Exactly. फिर आप जब प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ओ, सो दिस इज द रूट कॉज, दैट इज व्हाई आई एम बिहेविंग दिस वे।
अब देखें ना, एक सिचुएशन आप 5, 6, 10 लोगों को दें, हर इंसान अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा और कुछ रिएक्ट करेंगे। वाई? क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा उसमें रोल है। उसके बाद हमारी अपनी एफर्ट के हमने अपने आप को कितना ज़्यादा इवॉल्व करने की कोशिश की है। एंड कमिंग बैक टू योर एग्जैक्ट पॉइंट जो आपने क्वेश्चन किया था कि इसको कैसे चेंज किया जाए, जब आप इमोशनली स्टेबल होते हैं या रेगुलेटेड होते हैं तो दूसरों की एनर्जी आप तक आती तो है, लेकिन वो आपके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं डालती कि आपको उलझन होना शुरू हो जाए। आप इजीली कोपिंग मैकेनिज्म सीख लेते हैं, स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, तो आप इन चीज़ों को कोप कर सकते हैं। वाओ, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने बिल्कुल सही बोली है कि जब तक आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेते तब तक आप उस रूट कॉज तक नहीं पहुंचते कि आइदर मेरे साथ ये मसला हो रहा है तो हो क्यों रहा है। तो इस वजह से प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है, लेकिन लोग जो है इसे सीरियस नहीं लेते, जो कि लेना चाहिए। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बाराने रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं, किचन में आ गए हैं और सिमरा आज बहुत प्यारी लग रही हैं जी। सिमरा, क्या बात है, थैंक यू। कितना खूबसूरत जोड़ा आज आपने पहना है कि आपने शहरी की मैचिंग कर ली। हाँ, मैचिंग है हमारी जी, आपने नोटिस ही नहीं किया, मैंने किया, मुझे काफी सिमिलर कलर लग रहे हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं थोड़ा कलर ब्लाइंड किस्म का इंसान हूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ होगा। चले होगा क्योंकि मैचिंग। जबरदस्त भाई, क्या बन रहा है सिमरा आज? आज बन रहे हैं मैक्रोनी, देसी मैक्रोनी। देसी मैक्रोनी देसी क्या का है? वर्ड क्यों लगाया? इसलिए क्योंकि ये मेरी मम्मा की रेसिपी है। ओह वाओ, अगर आपकी घर मम्मा में की ये- रेसिपी है तो फिर तो भाई देसी मैक्रोनी ही बन रहे हैं। कबूल है हमें। हाँ, और जबरदस्त। वैसे हम लोग घर में इसको गरम मसाले वाली मैक्रोनी क्योंकि अगर मम्मा इतने अच्छे खाने ना बनाना सिखाती तो हमें इफ्तार के अरे नहीं, शेफ जलाल ने सिखाए। नहीं, मम्मा ने सिखाया मम्मा ने पहले। उनसे पहले मम्मा। सबसे पहले तो मम्मा ने सिखाया। उनसे क्या पहले। रेसिपी है भाई, बताएं। रेसिपीज में जो है मैरिनेशन मैंने डाली हुई है, चिली फ्लेक्स, हाँ। ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सोया सॉस, चिली सॉस, गार्लिक सॉस, और गरम मसाला। ठीक है। इसमें जो वेजिटेबल्स जाएंगी वो पुदीना जाएगा और हरी मिर्च जाएंगी, बस दैट्स बस इट। ये है देसी। यार ये अच्छी नई रेसिपी है, नई ये तो रेसिपी इस है, तरह तो नहीं जल्दी- बनाया और ये हमने कभी। मैरिनेशन से ही कोई- मैक्रोनी में टेस्ट आएगा। जल्दी अच्छा, होगा जी। yes। और आपकी क्या है, और डालडा इसको का हम- इस्तेमाल कहाँ होगा? yes, डालडा चिकन हम लोग डालडा में बनाएंगे। इसके अंदर विटामिन A, D, E से फोर्टिफाइड है ये, और इसमें ओमेगा 3 और 6 भी शामिल है, मतलब टेस्ट और हेल्थ साथ साथ। जबरदस्त। जहाँ मामता वहाँ डालडा इसके साथ में हम मरहबा गुलबहार बनाएंगे, क्योंकि जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। मेरी फेवरेट ड्रिंक बन रही है। Yes, दूध दूध वाली। वाह। अरे ये पिला पिला के ना क्या उन्होंने बात वजन है। बढ़ा देना है। क्या बिल्कुल। बात है। आज तो मीठा भी नहीं बना रही मैं। आज मीठा नहीं बना रही, हम छोड़ते नहीं है। हाँ, ये तो सही। हाँ, फेवरेट तो है। जब अगली बार आते हैं तो उसको देखते हैं, तब तक आप अपने मैक्रोनी पे जो है वो काम करें। बड़े बड़े कम दिन रह गए सिमरा, आपके खाने बड़े याद आएंगे। उसके बाद हम इनसे कॉल करके जो है ना घर पे मंगवाया करेंगे। हाँ, order ये कर लेना। क्वालिटी मैं बता देती हूँ Order। आपको, अगर शहरी आपको नहीं पता तो लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ है, सिमरा ने काफी कुछ भेजा है मेरे घर बना। चलिए, ये अच्छी बात है। सिमरा तो बहुत ये जबरदस्त किस्म के बनाकर खाने बेचती बनाती हैं और हैं यहाँ पे खाने। बहुत सारे मेडल्स पड़े हुए हैं। लग रहा है कोई मेडल्स का बाजार लगा हुआ है। आलिया भाई, कितनी एज कितनी है पहले तो ये बताओ? 20। 20। अच्छा, मजे की बात, आप लग रही हैं 14 की। पहले तो मैं आपको ये कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। कितना जबरदस्त अच्छा, ये इतने सारे मेडल्स आपने कहाँ से भाई, और ये बॉक्सिंग का शौक कैसे हो गया? बेसिकली हमारे फैमिली गेम है परनानो, मेरे बॉक्सर थे, उसके बाद कोई भी नहीं बना। फिर जब घर में मामा ने हिस्ट्री की कि मेरे परनानो बॉक्सर थे ऐसे सारा, तो मैंने डायरेक्टली मामा से क्वेश्चन किया कि आप क्यों नहीं बनी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है, मे भी कि मैं नहीं करना चाह रही थी इसलिए मैंने नहीं किया। तो बाबा मेरे ऑलरेडी फुटबॉलर थे, तो उनको मैंने कहा कि आपने फ़ुटबॉल क्यों ज्वाइन किया, आपको बॉक्सिंग ज्वाइन करनी थी। तो कहा ये तो मेरा शौक़ है, जैसे मुझे ठीक लगेगा। तो फिर उसी वक्त मैंने ये कहा कि मैं ज्वाइन करूँ, तो उस वक्त मामा ने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ज्वाइन करती हूँ, बिकॉज आपको पता है कि इफ़ यू आर बिलोंग्स टू द लियारी, तो फिर बॉक्सिंग तो वहाँ क्या मशहूर है। हाँ, बात है। एक बॉक्सिंग, एक टक्कर का पता है ना? बड़े जी फुटबॉल। टक्कर वाले Yes। लोग होते हैं वहाँ पे। फुटबॉल टक्कर को कहते हैं, वो सर से मारते हैं ना। लोग भी बहुत टक्कर वाले हैं लियारी के भाई। जी एग्जैक्टली, इफ़ यू आर बिलोंग्स टू द लियारी, और बॉक्सिंग और फुटबॉल लियारी का घर है। तो जब मैंने ज़िद किया घर में काफ़ी ज़्यादा कि मैं करती हूँ, तो कहा नहीं, मुक्का पड़ेगा तो फेस ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हमारे मुआशरे की ये छोटी सोच कब निकलेगी, कभी भी क्योंकि नहीं निकल सकती। लोग उस वे पे चल रहे होते हैं कि बस लड़की है तो ये कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं बाज़ मर्द के मुकाबले में। बिल्कुल बात बिल्कुल है, कर क्या सकती है, जो बात आपने करके भी दिखाया है जी यहाँ पे। बिल्कुल। तो वो जो आपने मुक्के वाली बात की मम्मा ने कहा था, तो कभी ऐसा हुआ पड़ा या नहीं? देखें, हमारी जो बॉक्सिंग है ना, बॉक्सिंग गेम ही मारदार है।
तो जब आप स्टार्ट मैंने जब लिया था तो उस वक्त मेरा दांत भी टूटा था, मुझे आईब्रोज पे कट भी आए थे, स्टिचेस भी लगे थे, और मतलब इस तरह से काफ़ी हुआ। मतलब हौसला चाहिए बड़ा इसमें। जी बिल्कुल, खेलना है तो फिर हौसले बुलंद रखने। कमजोर दिल के लोग बिल्कुल ना आए। अच्छा, तो आपके कोच कौन है? मतलब जाहिर इतने सारे मेडल्स हैं तो किसी को तो आप इसका सहरा देती होंगी ना? कोच जी कौन है बिल्कुल, मेरे ग्रोइंग कोच हैं उस्ताद मोहम्मद यूनुस कामरानी, जो कि मम्मा के चाचू भी हैं और मेरे नानू भी हैं। खानदान में ही चल रहा है जो चल रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनके पास मैंने स्टार्ट लिया था और एमेच्योर बॉक्सिंग में तकरीबन 10 साल से करती आ रही हूँ, और हाल ही में मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आगाज़ किया है, जिसमें मैं अभी लास्ट टाइम थाई बॉक्सर को मैंने हराया था। पिछले साल 4 मई में मैंने खेला था और 10 राउंड की फाइट थी और मैंने फर्स्ट राउंड मतलब आप 10 साल की थी जब से कर रही हैं? यस। अच्छा, जो आपने थाई की बात की कि उनका तो ये बड़ा एक फेवरेट क्या समझ लें, उनका कौमी खेल कहता हूँ मैं तो। और दूसरा ये कि वो लोग जो है इस पे पैसा भी बहुत इन्वेस्ट करते हैं। जब पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ सिवाय क्रिकेट के बाकी हर गेम पे पैसा इन्वेस्ट, और हमारे बड़ी गलत जगह पे इन्वेस्ट, हाँ बड़ी गलत जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं। तो फिर आपने ये सारी ट्रेनिंग और ये जितने एक्सपेंसेस थे, किसी ने आपको स्पॉन्सर या कुछ किया? जी एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जब मैंने फ़र्स्ट फाइट के लिए, जब मैं पिछले रमज़ान की बात है, इसी तरह धक्के खाती फिर रही थी लोगों के आगे कि मैं जो है मैंने ट्रायल दिए थे, प्रोफेशनल स्टार्ट करना चाह रही थी। जब ट्रायल में मैं सेलेक्ट हुई, मैंने पंजाब, सक्कर, लाड़काना और इस्लामाबाद की गर्ल को मार के अपनी जगह बनाई, और थाईलैंड से मुझे इनविटेशन लेटर आया। जब इनविटेशन लेटर आया तो उसमें अनफॉर्चुनेटली ये लिखा था कि आपको अपनी मदद आपके तहत स्पॉन्सर ढूंढना है और स्पॉन्सर खुद ढूंढ के आपको आना है। और प्रोफेशनल में यही होता है कि स्टार्टिंग में आपको 10 फाइट्स तक मैक्सिमम आपको खुद अरेंज करना पड़ता है, आपको स्पॉन्सर भी खुद ढूंढना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। और देन आफ्टर जब आप जो है आपका रिकॉर्ड हो जाता है, अभी मेरा जो है वो गूगल पर रिकॉर्ड है वर्ल्ड के 76 बॉक्सर्स के अंदर। माशाल्लाह। सो इसी तरह से अगर स्पॉन्सर का हमारे पास बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि आपको पता है जब मैंने स्पॉन्सर ये ढूंढा तो ये बड़ी मुश्किल से मुझे मिला, वो भी इस तरीके से कि सीएम सिंध के जो असिस्टेंट हैं उनसे मेरी बात हुई थी। तो जब उनसे बात ऐसे हुई कि जब मैंने वो लियारी आए थे तो मैंने उनकी टिकटॉक आईडी पर कमेंट किया था, तो उस कमेंट से मुझे रीच किया गया, फिर उन्होंने मुझे बुलाया और उसी फर्स्ट मीटअप पे उन्होंने मेरा सारे अखराजात उठाया, और मैं उनकी तहत, अगर आज ही मेरे पास बेल्ट है तो मैं उनकी तहत। चलें, ये जी अच्छी बात है जी सिंध गवर्नमेंट ने, चलें जी किसी बच्ची को देखा, और ये कितनी मेहनत का काम है, कितनी मुश्किल का काम है जो इस बच्ची ने किया है। और ये फ़ख्रे लियारी नहीं बल्कि फ़ख्रे पाकिस्तान है। 20 साल की हैं, 10 साल की उम्र में तो बच्चों को आजकल कुछ पता नहीं होता, लेकिन ये मुक्के चला रही होंगी, ज़बरदस्त, बेहतरीन। हमें नहीं पता था 10 साल में। और ये एक वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के इतने सारे मेडल, जितनी इनकी उम्र कम है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बिल्कुल जी ऐसे जितने भी हमारे, चाहे वो स्पोर्ट्स प्लेयर हों, लड़के हों या लड़कियों, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। बारान रहमत, आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फारिया हमारे साथ मौजूद है। फारिया, आपके पास जब कोई भी वालदा, ज़्यादातर वालदाएँ लेकर आती हैं बेटियों को, क्योंकि सारे लड़कों को तो कहते हैं चल भी ऐसी घूमने दे फिलहाल, तो जब लेकर आती हैं तो उनका अपना कोई इंटरेस्ट होता है कि भाई हमने ग्रूम होना है। अब किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है ग्रूम होने का, नहीं है, वो ज़िंदगी भर उसने सादगी में गुजार दी, ग्रूमिंग की तरफ गई नहीं, तो उसको कैसे मोटिवेट करते हैं? पहले तो उसकी काउंसलिंग करें। पहले तो काउंसलिंग करें। और वालिदा तो आपको पता है हमारी बहुत सादी थी, बेचारी ज़्यादा किचन्स में रही है, उनको तो पता ही नहीं कि ग्रूमिंग एंड ऑल, खुशबू। लेकिन बच्चियों को ये है कि यही कहती हैं कि पहनना ओढ़ना के बताएं इनको कि अच्छी लगे। मैं उनको ये बोलती हूँ, इनको फोर्स नहीं करें बच्चियों को, इनके ऊपर जो अच्छा लगता है, जिसमें कॉन्फिडेंट फील करती हैं, जो वाकई में मतलब यू नो वो फील करती है कि हम वाकई में वी वांट टू वेयर दिस, लेट देम वेयर। मैंने कभी भी इनको ये नहीं कहा कि आप ये कलर पहने बेटा, आप ये करें, आपका कलर, क्योंकि नाउ अ डेज यू नो आपको बताया जा रहा है कि आपका कलर अगर डार्क है तो आप ये नहीं पहने, आपका कलर अगर, सही बात है, अल्लाह ताला ने, वो मुसव्विर है, उसने इतना बेहतरीन आपको बना दिया है, आपका जो दिल करता है आप पहने, बस कॉन्फिडेंट फील करें। मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं बोला। सबसे पहले चीज़ तो कॉन्फिडेंस होती है। बिल्कुल। तो आप कहाँ पे देती हैं ये पर्सनल ग्रूमिंग की? मैंने कॉर्पोरेट पे स्टार्ट किया था, सबसे पहले एविएशन से ही। ओके, ठीक है। और फिर अब मेरे पास अच्छे अच्छे माशाल्लाह क्लाइंट्स हैं, जिसमें जेरीज हैं, अल्फते भी हैं और अलकरम है। जेरीज हैं आपके साथ? अच्छा, आप मर्दों को भी ट्रेन करती हैं? उनको भी पर्सनल ग्रूमिंग की जरूरत है? उनको नहीं, कंसल्टेंसी में नहीं देती। मर्द बेचारे घूमते रहे ऐसी गंदे संदे घूमते। ये सहूलियत सिर्फ औरतों के लिए, सिर्फ खवातीन के लिए बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट पे मैं देती हूँ, यानी कि ग्रुप्स में मैं देती हूँ, लेकिन कभी इंडिविजुअली कंसल्टेंसी मेरे हस्बैंड ने भी मुझे मना किया है और मैं खुद भी पसंद नहीं। अच्छा चलें, बात अगर हम ग्रूमिंग की करते हैं तो सबसे पहली चीज़, मर्द का तो आपने बता ही दिया है, इसी तरह अगर खवातीन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ उसमें क्या नोटिस की जाती है? सॉफ्टनेस,
उनका लहजा। क्या वो बात वाली है। वो वाली नहीं चलेंगी भाई, बात सुनो, नहीं चलेंगी। वो मेरे ख्याल से वो मर्द करते हैं। नहीं, लड़कियों में भी कुछ होती हैं एक्चुअली अब लड़कियों में भी होती है। अब फीमेल्स में मैंने देखा है ज़्यादातर आदमी आ गए हैं और आदमी जो है वो फीमेल्स बनते जा रहे हैं। अच्छा, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया है। मैंने तो, क्योंकि अब आदमी अक्सर बोलते हैं यार मैं थक गया यार, ये व्हाट इज दिस, और खवातीन यार क्या कर रहा है तू, व्हाट इज दिस, और वो लैंग्वेज उन पे सूट नहीं कर रही होती। तो मैं मर्द ये- भी थक सकता है वैसे, इसमें कोई बुराई तो नहीं थकना है, लेकिन थक देखें सकता है। जो एक्सप्रेशंस है ना खवातीन के, वो फीमेल्स की तरह ही रहे अच्छा, हैं। वो जिनको हम टॉम बॉय टाइप कहते हैं, टॉम बॉय हो गई हैं कोई लड़कियां। टॉम बॉय नहीं होती, वो होती फीमेल्स ही है। अल्लाह पाक ने फीमेल्स ही बनाया है, औरत वो खुद ही को बनी औरत है ही वो। बनाया है, बिल्कुल। Exactly, वो अपने बिहेवियर से ही बताएगी वो औरत है। अच्छा, तो फिर वो अगर बेचारी ट्राई करती है तो बहुत अननेचुरल लगता है, हंसने लगते हैं, भाई इसको क्या हो गया। इवन मेरी बेटी स्टार्टिंग में, मैं जा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, ये होता है अक्सर। मैंने उसे बोलने दिया, लेट हर टॉक, इट्स ओके। जब एक राइट टाइम आया, मैंने उसको बताया Exactly. बेटा आप लड़की हैं, आपने इस तरह बात करनी है, मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ। हाँ। लेकिन मैं डांटती नहीं थी, क्योंकि वो उसकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत करेगी। अच्छा, क्यों यानी मना कि आप करेगी? कह रही हैं कि लड़की का जो होता है वो सॉफ्ट तरीके से बोले, और लड़के का क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है भाई, जेंटलमैन का तो आई कांटेक्ट। जेंटलमैन का ये, मैं आपकी इस बात से ना बहुत बहुत जितने भी मुतासिर भाई हुई हूँ। जेंटलमैन है वो आई कांटेक्ट अपने सही कर लें, वरना चश्मा लगा कर आया करें। क्योंकि आपको पता है, अक्सर मुझे ना इस चीज़ पे मुझे ट्रेनिंग का कहा गया है। एक बार ये कहा गया था कि फारिया आपको पता है हमारे यहाँ कुछ फीमेल्स बेचारी अगर वो कॉर्पोरेट पे तैयार होकर आती हैं तो वो कहती हैं अगले दिन, भाई सर वो हमें देख रहे थे, हम कब तक इस तरह, इमेजिन। तो उनको कहा गया इनको बताएं कि इनका आई कांटेक्ट इतना तो करवाएं कि उनको घर तक तो ना छोड़ें। वो वाली बात है ना, आई कांटेक्ट इन अ पॉजिटिव वे, वो बहुत और इंपॉर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल, इसी तरह होता है भाई, देखने का भी तरीका होता है। बैड आई कांटेक्ट भी होता है अपनी- और गुड आई कांटेक्ट भी, और मजे की बात ये है कि ये औरत को पता चल जाता है। फौरन पता लग जाता है उसको। So- साइमा, यहाँ पर ये भी एक चीज़ है, जैसे कि उन्होंने बोला कि आई कांटेक्ट, कुछ लोगों के साइकोलॉजिकल ये भी प्रॉब्लम्स हैं कि अगर वो ख़वातीन देखेंगे तो देखते ही रहेंगे। ये बीमारी को क्या कहेंगे, इसको अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आ जाए तो उसको फिर कैसे सही करेंगे आप? अच्छा, पहले तो वो आकर बताएगा नहीं ना कि वो ये करता है, ठीक नहीं, है। अगर उसको कोई लेकर आए ज़बरदस्ती बताए कि भाई इनका ये मसला है। नहीं, वो मेक श्योर करते हैं घर से आने से पहले ही ये सेटिंग नहीं करके बताना। आते हैं कि ये वाली बात नहीं बतानी है, ठीक ठीक है। है। अच्छा। तो अच्छा, ये बीमारी नहीं, ये देयर इज अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इन आवर सोसाइटी कि मैं देख सकता हूँ औरत को, ठीक है। और ये तो बातें भी होती हैं ना कि मर्द को तो हाँ देखता है, मर्द की तो ज़्यादा ख्वाहिश होती है किसी भी चीज़ की, और मर्द की तो ये, मर्द इस चीज़ को ज़्यादा ग्लोरीफाई भी किया है, जो कि बहुत ही नेगेटिवली सोसाइटी पे इम्पैक्ट कर रही है। सही कह रहे तो इस चीज़ को जब जाहिर है कि आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे तो मर्द तो देखेगा, राइट। अब यहाँ पे जो बात आती है वो ये है कि मर्द देख रहा है, हम कभी भी किसी दूसरे के बिहेवियर को बेटर करने की अर्ज अपने अंदर नहीं रख सकते, वो अर्ज कभी पूरी हो भी नहीं सकती है। until unless द आप अपने मोस्ट आप को change इम्पॉर्टेंट कर लो। पॉइंट इज़ कि जब औरत को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मर्द की मौजूदगी में, या किसी भी औरत की मौजूदगी में भी हो सकता है अनकंफर्टेबल फील, तो उसी टाइम उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, क्या करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखें, आपकी अपनी एजेंसी आपके पास होनी चाहिए। आप दूसरे को ये नहीं कह सकते तुम ऐसे मत देखो, वैसे मत देखो। Definitely. कहेंगे, फॉर एग्जांपल एक प्रोफेशनल सेटिंग में आप हैं, आप मुझे बुरी तरह देख रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ ऐसे क्यों देख रहे हो, आप कहें नहीं मैं तो नहीं देख रहा हूँ, लड़ाई हो जाएगी, ये हम बहस एक साथ होती काम रहेगी। नहीं कर सकते। अच्छा, बाजारों ठीक में कितना होता है कि औरतें चल रही होती हैं, चलिए, कोई वहाँ पे गुजरता, तो- आप लिटरली मतलब ऐसा होता है Yes, ना, वो कहते हैं, exactly. तुमने मुझे क्यों देखा। या चले वहाँ पे तो अच्छा एक दो थप्पड़ भी मार ले, अच्छी ही बात है, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल सेटिंग में या फैमिलीज में इस तरह नहीं हो सकता है। तो बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आपको खुद पता हो कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है, कहाँ पे आपने बाउंड्री सेट करनी है, कहाँ दूसरे को आपने ये बताना है दैट यू आर ऑब्जर्विंग हिम, एंड ऑल्सो कहाँ से आपने क्विट करना है, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते जी। हैं। अच्छा, हमारे यहाँ इसको ये कह दिया तो ओ कितना क्यूट है, गुस्सा कर रहा है, फिर वो बड़ा होता है तो और गुस्सा करने लगता है, तो फिर ये अल्फाज कह दिया था यार ये गुस्से का बहुत तेज है, जबकि ये नॉर्मल आदमी की निशानी नहीं होती कि बात बात पे हाइपर हो जाना, ये हो जाना। ऐसी सूरत हाल में जब बच्चा छोटी सी उम्र में ये प्रॉब्लम उसको आ रही है नज़र पेरेंट्स को, तो उन्हें क्या करना चाहिए अब ये कहने के बजाय कितना क्यूट लग रहा है? अच्छा, सबसे पहली बात है एज एन एडल्ट जो भी हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं वो बचपन से बने होते हैं। बिल्कुल, ये एक तय है बात, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रूवन है, इस पे रिसर्चेज हो चुकी है अटैचमेंट स्टाइल्स पे, ठीक है। अच्छा, बचपन में जब छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा कि अक्सर पेरेंट्स या जो भी कोई आसपास रिलेटिव्स या कोई भी होते हैं,
बच्चे के चिढ़ाने में बहुत खुशी महसूस करते हैं, ये चाहिए, नहीं 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 दूंगा, नहीं दूंगी, ये नहीं करेंगे। अब मुझे बताएं, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आपकी नीड है, मैं आपको दूर से दिखा रही हूँ, चिढ़ा रही हूँ, आपको कैसा फील होगा? टेल मी। और मैं आपको अच्छी लगूंगी? बिल्कुल नहीं अच्छी लगूंगी, ठीक है। आपको एंगर फील होगा, आप क्या करना चाहेंगे कि मतलब मैं इसको कुछ कर दूं, ठीक है, किसी भी तरीके से, वर्बली या फिजिकली। बच्चा अपने खिलौने तोड़ना शुरू हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा, वो शाउट करना शुरू हो जाता है, या फिर एक ये भी रिएक्शन रिस्पॉन्स होता है बच्चे का, वो सप्रेस हो जाता है, खामोश हो जाता है, और वही बिहेवियरल पैटर्न बड़े होकर भी कंटिन्यू रहता है। आपने देखा होगा कई लोग शदीद एंगर में, शदीद रिजेंटमेंट में बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। हाँ। वो कोई बात ही नहीं करते, उनके मुंह से एक लफ्ज आप नहीं निकलवा सकते। वो ठीक होता है वैसे खामोश होना? देखिए, ये सबके अपने अपने एंगर रिस्पॉन्सेस हैं। स्ट्रॉन्ग स्पेस? नो नो, दिस इज नॉट समथिंग स्ट्रॉन्ग और वीक। एवरीबडी हैज देयर ओन रिस्पॉन्सेस जो कि बिल्ड हुए होते हैं चाइल्डहुड से। तो ये जो एंगर जो बड़े होकर हम कहते हैं ना कि बुरा है एंगर, हमने बचपन में पॉजिटिव और हेल्दी एंगर निकालना नहीं बताया। कोई चीज़ बच्चे को बुरी लग रही, बच्चे से पूछें। एक तो बच्चे को बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उसकी डिग्निटी को ही बहुत ज़्यादा डिस्काउंट किया जाता है। बच्चे की अपनी एक डिग्निटी होती है, अपनी अथॉरिटी होती है, जो कि वो दिखाना चाहता है, डिस्प्ले करना चाहता है। बच्चे को कोई चीज़ बुरी लग रही है, रो रहा है, आपको लग रहा है कि बिला वजह है, उससे पूछें कि क्यों रो रहे हो, क्या बात है, कुछ बुरा लगा है, ये चाहिए या कुछ नहीं मिला। आपको रिस्पॉन्ड नहीं भी कर रहा ना, तभी भी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे ये मैसेज मिल रहा है कि जब कोई गुस्सा जिस किसी को आता है या कोई सैड फील करता है तो उससे पूछा जाता है। बिल्कुल जी, यहाँ पर ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जिस चीज़ को नोटिस नहीं किया जाता कि बच्चे की भी अपनी अथॉरिटी होती है, एक डिग्निटी होती है। आप लोग ये सोचते थे कि बस ठीक है बच्चा है तो सही है, और हमारे दौर में ऐसा होता था, भाई आपके दौर में होता था, अब दौर बहुत आगे चला गया और ये हरकतें ना किया करें, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। बड़ा अच्छा बताया इन्होंने। ये होता है कि चॉकलेट दूंगा तो मेरे पास आओ, फिर वो आता है, फिर पप्पी करके वापस जाता है, फिर हम नहीं देते, तो ये ना किया करें। एक पॉइंट में चॉकलेट देके आपने कहा ना, तो वो मैसेज क्या मिलता है कि कंडीशनल है लव, कंडीशनल। हाँ, ये होगा तो ये होगा। और फिर जब भी आप घर में आते हैं तो बच्चा यही बोलता है क्या लाए हो, तो ये फिर आप कहते हैं ना, आपको बुरा लगता है। आलिया, क्या प्लान्स हैं आगे के अब आपके? स्टिल मैं जून में इंडियन बॉक्सर से फाइट करने जा रही हूँ। छोड़ना नहीं है? यूबीओ यूथ इंडियन बॉक्सर से? यस, छोड़ना नहीं है। फिर यूबीओ यूथ वर्ल्ड टाइटल, लेकिन स्टिल आई एम वही पुराना मसला, स्पॉन्सर। अभी वही स्पॉन्सर सर्च कर रहे हैं, जब तक स्पॉन्सर नहीं आ जाता तब तक कुछ। भाई अभी इतने लोग देख रहे हैं यहाँ पर, आप देना मैसेज दें, बल्कि कोई मैसेज आप उनको देना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है, इसी तरह हम जैसे बॉक्सर्स को सपोर्ट किया जाए तो वो दिन दूर नहीं है कि बॉक्सर इंडियन को क्या पूरे वर्ल्ड में अपना नाम भी कमाएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इनको प्लीज सपोर्ट करें। बिल्कुल जी, जितने भी लोग देख रहे हैं इनको बिल्कुल सपोर्ट की ज़रूरत है और इनको सपोर्ट भी करें, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे टाइटल्स दिए हैं। तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त दिया, और आप लोगों के लिए बहुत सारी हमारे लिए दुआएं हमारी तरफ से। अल्लाह ताला आप लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं अच्छा काम करें। सिमरा, आपकी तैयारी हो चुकी है जी पूरी? चले जी, सिमरा ने भी अपना दस्तरखान तैयार कर दिया। एक दफ़ा दिखा दें टॉप शॉट में प्लीज़, टॉप शॉट में दिखा दें कि सिमरा ने क्या क्या चीज़ें तैयार कर ली हैं। वो शायद मेरा वेट कर रही थी कि मैं आऊँगा और रेडी कर दिया था। खैर मैं कर लेती हूँ, आज आप खुद बजा दें। जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों खालिश जड़ी बूटियों की अल्फियात से तैयार करदा। मेरी वाली फील नहीं आ रही है। नहीं आ रही, नहीं मेरी वाली फील नहीं आ रही है। खुशामदीद जी, आप देख रहे हैं बारान रहमत। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे बहुत ही स्पेशल शेफ हमारे साथ हैं, शेफ जलाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बन रहा है आज? आज हम सबसे पहले नौर जीपीटी से पूछेंगे कि हम क्या बना रहे हैं और इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो यहाँ पर हमने कैमरा सबसे पहले ऑन करना है और ऑन करने के बाद हमने इंग्रेडिएंट्स स्कैन करने हैं। इंग्रेडिएंट्स स्कैन करने के बाद आपको, या आपके घर के कैबिनेट को आप स्कैन कर लें या चिलर को, तो आपको पता चल जाएगा। नोर जीपीटी आपको बता देगा कि क्या आप बना सकते हैं इन 30 मिनट्स और किसी कॉम्प्लिकेशन और झंझट के बिना। ठीक है जी। तो यहाँ पर आज हम स्पेगेटी बना रहे हैं विद चिकन, और इसके अलावा नॉर के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे सॉसेस की बात करें तो सॉसेस में हमारे पास टमाटो केचप है, चिली गार्लिक है, थाई स्वीट चिली है, और इसके अलावा बारबेक्यू है। अच्छा, इन सॉसेस का रमज़ान की दस्तरखान के ऊपर
बड़ा रोल होता है, और चाहे वो पकौड़े हो, जिंदगी समोसे हो, आसान हो गई है। हम लोग को चटनियाँ बनानी पड़ती थी, जैसे कि चटनी की भी अलग ही बात है, लेकिन चटनी में थोड़ा टाइम लग जाता है। क्विक अगर आपको खाना है तो आप नॉर के केचप एंड चिली गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इफ्तार की जब बात आती है तो ज़ीनत दस्तरखान की सबरोसो ना बने तो वो फायदा सवाल ही पैदा होता। तो यहाँ पर सबरोसो की एक बहुत बड़ी रेंज है इफ्तार के अंदर फ्राइड आइटम की, जो आप अपने दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं, जिसमें पकोड़ा है, समोसा है, कचौरी है, क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स हैं, पॉपर्स हैं, टेंडर्स हैं। अच्छा, अरसला को सब जो है ना जिंगर वाले जो है वो है खाते रहती हैं और सब ट्राई इनका फेवरेट भी है, तो इसलिए आज हम क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स बना रहे हैं। और ये दो रेसिपीज हैं, जहाँ मांगता वहाँ डालडा, कॉर्न ऑयल 100% प्योर, और साथ में हमने ये यहाँ पर कॉर्न ऑयल जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है, हमने ये कॉर्न ऑयल एंड के रोजे चल रहे हैं तो हमारे तेल खत्म हो गए हैं। और इसके साथ आज हम ड्रिंक बनाएंगे, और जो कि मिल्क बेस्ड होगा, और मिल्क बेस्ड जो सबसे बेस्ट मिल्क है अगेन नेस्ले है, तो नेस्ले का हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर नेस्ले क्रीम और नेस्ले मिल्क दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम एक बेहतरीन सी ड्रिंक बनाएंगे, जो कि लास्ट में आपको दिखाएंगे। बहुत कम ड्रिंक बनाते हैं शेफ जलाल, लेकिन जब बनाते हैं ना लेकिन हमें तो भाई अभी तक जो है वो सिमरा की ड्रिंक्स जो बना रही है, खास तौर पे दूध वाला शरबत। चलें आज लेकिन हम शेफ जलाल की भी ट्राई कर लेंगे। शेफ जलाल की भी जो होगा ड्रिंक वो भी हम ट्राई करेंगे। अच्छा जी, हम आपको बता दें कि हमारी इस वक्त नशिस्त पे जो मेहमान मौजूद हैं मैच मेकर्स हैं, और आजकल रमज़ानों के बाद तो वैसे भी शादियों का सिलसिला बहुत तेज़ी से शुरू होता है। कहते हैं रिश्ते जो है वो बनते आसमानों पे हैं और मिलते आजकल सोशल मीडिया पर हैं, अब ऐसा कहने लगे हैं। हमारे साथ मिस्टर एंड मिसेस अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अच्छा अली भाई, मैच मेकिंग की बात अगर करें, ज़ाहिर मैच मेकिंग का काम एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। कितने अरसे से आप लोग कर रहे हैं? लॉन्ग टाइम हो गया, सन 2003 से लेके अब तक लगा लें माशाल्लाह। अच्छा खासा 2003 से लगा लें 23 साल, तो 23 साल में कितने रिश्ते करा दिए होंगे, कितने लोगों की शादियां करा दी? बहुत करा दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कामयाब है सारी शादियां। अच्छा मिसेस अली, आपकी जानिब आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे मैंने कहा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है किसी की भी शादी कराना। हमारे यहाँ हमने मैच मेकिंग में देखा है कि बहुत से लोग धोखेबाजी भी कर रहे होते हैं। लड़का कुछ करता है नहीं करता, बस ठीक है, किसी की भी बेटी है 20,000 रुपये के चक्कर में करवा दो, रिश्ते कराने वाली आंटियाँ हैं। उसके अलावा कुछ ने ऐसी खोले में घरों में जी मैच मेकिंग का काम कर रहे हैं। आप लोग का क्राइटेरिया क्या होता है और किस तरह आप लोग वेरिफिकेशन करते हैं? आपका तरीक़ेकार क्या है? हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम लोग लोगों को कंसल्टेंसी और गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, और सिर्फ 20 या 25,000 रुपये के लिए किसी का रिश्ता नहीं करवाते। और हमारे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं वो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं। तो हम लोग हर केस रजिस्टर्ड नहीं करते अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हम बहुत लिमिटेड केसेस रजिस्टर्ड करते हैं जिनको हम पूरा प्रॉपर तरीके से केस स्टडी पे लेके जाते हैं। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमारे पास जो फैमिलीज़ आती हैं ना, वो मतलब कि जो मैचेस होते हैं वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, तो हम इंडिविजुअल कैंडिडेट से बहुत कम डील करते हैं। तो फैमिली के साथ जब प्रोफाइल आता है तो बहुत हद तक ऑथेंटिसिटी प्रोफाइल की बढ़ जाती है, क्योंकि आप वहाँ पेरेंट्स से भी मिलते हैं, आप वहाँ बहनों से भी बात करते हैं, आप वहाँ कैंडिडेट से भी बात करते हैं, तो वहाँ पर एक जो प्रोफाइल होता है वो बहुत अच्छा साउंड करता है, बहुत हेल्दी साउंड करता है जब उसकी बैक पे उसकी फैमिली स्टैंड कर रही होती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये आती है जो नॉर्मली मैंने देखा है कि जब भी कोई रिश्ता कराने के लिए भेजता है, किसी मैच मेकर के थ्रू जाते हैं, अब आप फर्स्ट टाइम गए, अगले घंटे से फोन आने लगता है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, क्योंकि उन्हें फिक्र होती है जी पैसों की। ये होता है, अभी भी होता है। हाँ, मतलब मैं तो गुजर चुका हूँ ना उस सिनेरियो से, इसलिए बता रहा हूँ, आप बीती बता रहा हूँ मैं सारी। हाँ या ना, हाँ या ना, मतलब विदिन हाफ एन आवर, घंटे में क्या फैसला, हाफ एन आवर या विदिन आवर आप कैसे फैसला कर लोगे भाई? टाइम नहीं देते वो। वैसे शो के बाद जब हम सात भाई के लिए बात करेंगे ना इन लोगों से, उनके रिश्ते के लिए, तो फिर तो सात भाई फोन करेंगे। हाँ, ये तरीकेकार तो गलत है। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, फैमिली को देखें, टाइम देना चाहिए, और अल्लाह का शुक्र है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जो टीम्स हैं, आप तो मिले हुए हैं सबसे। हाँ, तो हमारी जो टीम होती है, हम उनको भी मीटिंग कर करके इस चीज़ की समझें कि तरबियत देते हैं, गाइडलाइन देते हैं कि भाई आपने क्लाइंट से किस तरीके से ट्रीट करना है। तो देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो सक्सेस रेट अभी आपको मोहम्मद अली ने बताया, उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि हम फैमिलीज़ को बहुत हेल्दी टाइम देते हैं ताकि वो एक प्रोफाइल को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करें और वेरीफाई करें। और हम अपने क्लाइंट को थ्रू दिस कंसल्टेंसी और गाइडलाइन ये एडवाइस करते हैं कि आप सबसे पहले इस्तिखारा करें।
एंड देन फिर आप फर्दर स्टेप्स के ऊपर जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इतनी सारी चीज़ें कर लें और फिर इस्तिखारे में ना आए। तो जो सबसे बेहतर और पहल जो आप करें रिश्ते की वो इस्तिखारा हो, और फिर बाकी जो है वो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेट और वेरिफिकेशन की तरफ भी जाएं, ताकि आपका जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक फ़ैसला है वो कहीं आगे जाके गलत साबित दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। मुझे लगता है इस्तिखारा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्तिखारा में ना आ जाए उसके बावजूद भी जो है वो उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन मैं बहुत आगे बढ़ जाते हैं ना, जब भी तो कहते हैं कि पहले कर लें, लेकिन इस्तिखारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इस्तिखारा भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा अली भाई, आप लोग एक मीट एंड ग्रीट करवाते हैं जिसमें बहुत सारी तरफ से लड़के के घर वाले और लड़कियों के घर वाले आते हैं, तो मतलब मेला कह लें जिसको हम, ये आइडिया क्यों था कि एक मेला लगाया जाए जहाँ पे लड़का लड़की के घर वाले सब आए हुए हों और फिर आपस में मिल लें जिसको जिससे मिलना है? अच्छा, इससे पहले ना मैं आपने जो इस्तिखारा की बात की ना कि बड़ा नाजुक बात है एक्चुअली, मैं उसको ज़रा सा कंटिन्यू थोड़ा सा कर लूँ अगर। प्लीज़। होता ये है कि लोग बाज़ औक़ात ना जब एक अच्छा रिश्ता आता है ना, इस्तिखारे में अगर ना भी आ गया यार चलो कर लो यार, बज़ाहिर अच्छा तो देखी जाएगी। मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतने सालों का तजुर्बा, मैंने ये देखा है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद एक टाइम आता है जिसके बाद आपकी लाइफ में वो मुश्किल आती है, वो मुश्किल आती है कि वो रिश्ता जाके ख़त्म ही हो जाता है। क्यों? आप अल्लाह को इग्नोर करके दुनिया को पकड़ोगे ना, कभी भी दुनिया आत्मा नहीं आने वाली। वक्ती तौर पे आ जाएगी, लेकिन वो बुलंदी पे पहुँच के जब आप गिरोगे ना, तो ऐसी भी दिल को लगती है। बुनियाद पर मैंने ये बात की कि इस्तिखारे के बावजूद भी जो लोग कर लेते हैं इट्स टोटली रॉन्ग मेरी नज़र में। इसी बात को मैंने थोड़ा सा इसलिए बढ़ाया क्योंकि मेरा तो तजुर्बा है ना इस फील्ड का, तो मैंने तो देखा है कि बहुत बुरा भुगतते हैं लोग। तो मैं नॉर्मली, जैसे मेरी मिसेज ने कहा कि भाई हम हर एक को ये कहते हैं यार अच्छे से अच्छा रिश्ता हो, अगर इस्तिखारे में ना आ गया मना कर, तो हम ज़ीरो से आपका स्टार्ट दोबारा ले लेंगे, दोबारा से आपको रिश्ते दिखाएंगे, दोबारा से फैमिली से मिलवाएंगे, तरीके करें। हम मैच मेकिंग वाले क्या करते हैं, मैच मेकिंग में होता है उसको होती है उन लोगों को परवाह पैसे की। अब 25,000 रुपये यार घर चलाना है यार, चलो कर लो यार, कर लो। अब हमारा जो काउंसलिंग का मकसद होता है ना, हम हर एक चीज़ को देखते हैं। हमने एक रिश्ता नहीं करवाना, हम ये सोचते हैं उसको अच्छे तरीके से उसका घर बसाया जाए, फिर वो 10 लोगों का रेफ़र भी करते हैं, प्लस उनकी दुआएं लगती हैं। बिल्कुल, देखें किसी की भी बेटी जो है या बेटा भी है, ये एक बड़ी मुश्किल से छोटा सा होता है, पालते हैं बड़ा करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मेरे पास इस तरह आते हैं कि जी शौहर ने मार दिया या बीवी की तरफ से कुछ हो रहा है। तो खुदारा जो लोग भी मैच मेकिंग का काम कर रहे हैं 20, 25, 30 लाख रुपए के चक्कर में भी ना किसी का घर बर्बाद मत करें। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी की जरूरत सोचें, नहीं है, समझें, बिल्कुल, फिर शादी करें, कोई देर नहीं होती, कभी भी देर नहीं होती। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मिसेस अली, जैसे कि हमने ये बात करी है कि भाई एक पूरा मीट एंड ग्रीट आप लोग लगवाते हैं जिसमें बहुत सारे रिश्ते आए हुए होते हैं और फिर उनको मिलवाते हैं, इसका मकसद क्या होता है? अली ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था ये सिस्टम ताकि लोगों का टाइम और उनकी एनर्जी और उनका पैसा सेफ हो जाए और वो एक ऐसे प्लेस पे आके मल्टीपल फैमिली से एक साथ मिल लें, ताकि आपको पता है कि नॉट इवन कराची, पूरा पाकिस्तान का जिस तरीके का टाइम को लेकर मसला चल रहा है कि लोग मिल नहीं पाते, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, घर पे विजिट नहीं कर पाते, तो उनको एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर वो एक साथ आके मल्टीपल लोगों से मुलाकात कर लें और अपने लिए जो कि बेस्ट वन है उसको फिर फर्दर घर पे प्रोसीड करें। अच्छा, कुछ ऐसे आते हैं रिश्ते जो कहते हैं बस जाके लड़कियां देख के आओ, समोसे और पेस्ट्रियां खा के आते रहो और फिर वो लड़की में मीखने भी बहुत निकालते हैं, अपना बेटा नहीं देख रहा है कि कैसा है, लेकिन लड़की उन्हें चाहिए घर के काम भी करे, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सब कुछ, और बेचारों के यहाँ जाके समोसे और इतनी चीजें लगवा के आ जाते हैं। ऐसे आते हैं? नहीं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो अवेयरनेस बहुत है लोगों में और अल्लाह का शुक्र है जिस तरीके के लोग हम डील कर रहे होते हैं ना, पढ़े लिखे, तो उसमें हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं उसका रिश्ता नहीं कराएंगे आप लोग? नहीं, मतलब कि इतना नहीं होना जैसे कि वाकई वो मुफ्तखोरी पे चले जाते हैं कि उनको करना तो खाला की बेटी से ही होता है, लेकिन वो सबको जाके जो है ना वो समझें कि समोसे वगैरह खाते हैं। अच्छा, ये सबको बाहर मुल्क के रिश्ते क्यों चाहिए? ज्यादातर मैंने देखा है कि बाहर मुल्क में कोई रह ना रहे, सबको अमेरिका, लंदन और निकाह भी हो जाते हैं मोबाइल पे। क्या है ये, क्यों बाहर जा नहीं पाते? बस निकाह ही होता है, फिर जब जा नहीं पाते तो फिर तलाक हो जाती है। हमारे साथ ऐसे कितने केसेस आए डिवोर्स के कि उन्होंने हमें ये कहा कि हमने जो है वो कर तो ली थी लेकिन बच्ची के पेपर ही प्रोसीड नहीं हो पाए, तो फिर हमने फाइनली क्या करते, खुला ले ली। तो लेकिन जब इस तरीके से कोई सिनेरियो क्रिएट होता है ना जहाँ पे आपको कोई गाइड करने वाला नहीं हो, तो वहाँ पे मैच मेकर अपने थोड़े से पैसे के लिए उनको करवा तो देती हैं, लेकिन वो फर्दर प्रोसीड ही नहीं हो पाते क्योंकि उसके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है। अच्छा, अगर बाहर से किसी का रिश्ता आ भी जाए तो क्या करना चाहिए? पहले
देखिए बाहर से अगर आपका कोई रिश्ता अगर आता है ना, सबसे पहले तो आपको वेरिफिकेशन करनी चाहिए। ठीक है। और ये वेरिफिकेशन करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर आपके कोई पक्का क्लोज रिलेटिव बाहर नहीं रहता अगर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके वेरिफिकेशन करना, ठीक है। और इन केस फॉर एग्जांपल अगर आपका रिश्ता हो भी जाता है, मैं कहता हूँ, तो यहाँ पे जो एम्बेसीज़ वगैरह जो होती है ना, ये आपको इतनी आसानी के साथ उसका वो नहीं दे देते कि आपको वीज़ा मिल जाएगा आप चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। हम लोग खुद एम्बेसीज़ को बाकायदा हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, बाज़ का हम लोग जो है एम्बेसीज़ को लेटर लिखते हैं कि हाँ जी ये हमारे पास ऑथोराइज पर्सन है, हमारे पास रजिस्टर्ड हुआ, हमने इसका पूरा केस किया, ये डेट रजिस्ट्रेशन है, इसको हमने इसका केस किया, पूरा हमारा एक लेटर हेड पर वो जाता है एम्बेसीज़ को। उसके बाद एम्बेसी उसको हमसे वेरीफाई करती है, उसके बाद वीज़ा इशू होता है। इट्स नॉट एन ईजी कि आपका किसी के साथ इजीली रिश्ता हो जाएगा। ये जो सोशल मीडिया पे मैसेजेस आते हैं अमूमन लड़कियों को कि जी मैं अमेरिका से हूँ और मैं लंदन से हूँ, मुझे रिश्ता भेजना है, आपसे शादी करनी है, इस पे भी बिलीव ना करें। आप क्या आए हैं मुझे देखिए बात ये है, क्या वहाँ पे सारी लड़कियाँ मर गई हैं? क्या हुआ एग्जैक्टली? वहाँ पे सारी लड़कियाँ मर गई हैं, मर्द मर गए हैं कि आपको यहीं पे पाकिस्तान में आके करना है? और वैसे भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा तरह वो नहीं करना चाहिए। एक लोग होते हैं। असल में मेरी वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, उसके साथ जो है वो एक इंसिडेंट हुआ रिसेंटली और उसकी जो है वो चीज़ें ख़त्म भी हो गई, तो उसको भी सोशल मीडिया पे मैसेज किया था, वहाँ से उनकी बातचीत शुरू हुई थी, दोस्ती हुई थी, फैमिलीज़ मिली, यहाँ पर वो बंदा इवन आया भी और निकाह भी हुआ उनका, और फिर कुछ मामलात क्या हुए क्या नहीं वो खैर सारा कुछ फेक निकला। इस चीज़ पे इतना ज़्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए। कोई झटका एक तरह से एक लड़की के लिए करें। अच्छा एक सवाल आप मुझे बताएं, यहाँ पे लोग दूसरी शादी को अक्सर क्रिटिसाइज करते हैं, आप लोग दूसरी शादियाँ भी कराते हैं, भाई क्यों? दूसरी शादी भी कराते हैं? हाँ दूसरी शादी भी कराते हैं। अली हूँ मैं, आप कराते हैं? अच्छा दूसरी शादी, लेकिन दूसरी ये पीछे हट गई है इस बात से, इन्होंने आपकी तरफ कर दिया है इस टॉपिक पे। अच्छा चलें आप बता दें। दूसरी शादी नहीं बनता बोलना। दूसरी शादी कराना देखें, दोनों हिसाब से देखें, दोनों साइडों से देखें जी। अगर एक औरत के हिसाब से देखें, लेट्स एज्यूम कि वो औरत कोई बेवा है या डिवोर्सी है जिसके 4 बच्चे हैं, एग्जाम्पल 4 बच्चे ले लेते हैं। अब नॉर्मली एक 4 बच्चे उसके हों और वो डिवोर्सी हो, कब तक उसके माँ बाप उस भाई बहन उसको सपोर्ट करेंगे? उसको कोई दूसरा बंदा चाहिए जो उसका सपोर्ट कर सके। अब अगर दूसरी साइड पे बंदा देखा जाए सिंगल है, कभी भी सिंगल मर्द 4 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। सही बात। अल्लाह ने कुछ ऐसा रखा है कि मर्द के अंदर जो औरत के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो अंसर होता है वो ज़्यादा होता है और मर्द नॉर्मली रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा मर्द जिसकी ऑलरेडी कोई शादी हुई है और वेल टू डू है, अगर करने के लिए दूसरा निकाह कर ले तो जाहिर सी बात है एटलीस्ट वो घर रखने से तो बेहतर है ना। घर बैठेगी 10 किस्म के मसले मसाइल होंगे, बच्चों के साथ किफ़ालत भी हो गए, जाहिर सी बात है इंसान की अपनी भी ज़रूरियात होती है और भी, ठीक है। यू कैन नॉट लाइक ना घर पे बैठे रहो सब चीज़ें मीट हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप दूसरी साइड से देखें कि भाई अगर एक मर्द है वेल टू डू है, वो सपोर्ट करने को रेडी है तो फाइन ना, हाँ तो वो उधर भी सपोर्ट कर ले उधर भी कर ले। इसमें एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक बैलेंस बहुत मैटर रखता है कि आप किस तरह बैलेंस कर रहे हैं, फिर कफ़ालत की भी नियत होती है, फिर दूसरी भी चीज़ें होती हैं, तो इन तमाम चीज़ों पे तो ठीक है और इसमें कोई ज़ाहिर है लेकिन भाई बड़ा सेंसिटिव मैटर है जो आप लोग कर रहे हैं, माशाल्लाह अमेजिंग गुड जॉब। तो ये चीज़ कुछ होता है कि बड़ा होता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस नशिस्त पे आए, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया और जो आप काम कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसमें तरक्की अता फरमाए। और देखने वालों से भी यही कहूँगा कि जब भी कोई रिश्ते की बात हो तो चाहे बेटा हो या बेटी, जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दी का काम हमेशा शैतान का काम होता है, ये बात याद रखिएगा। जल्दबाजी ना करें, इत्मीनान से पहले सारी चीज़ें चेक करें, इस्तिखारा करें, बच्चों को गुजारनी है, इस्तिखारा करें, ये भी मेंशन करें, इस्तिखारा करें और उसके बाद जो है फैसला लें। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब बारी है हमारे उस सेगमेंट की जिसे हम कहते हैं ज़हानत का मुकाबला, जिसमें हम करते हैं अपने पार्टिसिपेंट से इस्लामी सवालात और फिर देखते हैं कि वो उसके क्या जवाब देते हैं। जी अर्सलाम। बिल्कुल जी, मैं चाहूँगी आप लोग अपना तारुफ कराएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, आशिर खान। क्या करते हैं? मैं कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग का। ज़बरदस्त जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज़ रिदा और मैं सोशल साइंसेज में मास्टर्स कर रही हूँ। बेहतरीन। मेरा नाम मोहम्मद हम्माद सैफ़ी है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है मौलवी साहब, ठीक है जी, शुरू करते हैं। जी तीनों पार्टिसिपेंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं केमिकल इंजीनियर से हम सवाल शुरू करते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को थोड़े से रूल समझा दूँ। 6 सवाल मैं आप लोगों से करूँगा, 2 ऑप्शंस दूंगा,
अगर आप लोग ऑप्शंस लेते हैं तो ये आपकी मर्जी है, नहीं लेते तो ये आपके प्लस पॉइंट में शामिल होंगे। आपसे पहला सवाल, मस्जिद ज़रार का जिक्र कुरान की किस सूरत में है? ऑप्शन दिएगा? ऑप्शन दीजिएगा। पहले इन्होंने यूं किया कि जैसे इनको आता है, इनको ऑप्शन ज़हन से निकल रहे। ठीक है, सूरतुल फुरकान, सूरतुल तौबा। सूरतुल तौबा। सूरतुल तौबा कंफर्म? जी। जाने दूं? जी। सही जवाब, तालियां हो जाएंगी इनके लिए। वाह 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 वाह, वेरी केमिकल इंजीनियर ने आते ही दिखाया है कि हाँ केमिकल्स के सारे फॉर्मूले इन्हें पता है। दूसरा सवाल, हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार किस शहर में है? ऑप्शंस दे दें? चले दे दें। हाँ, खुद नहीं आ रहा जहन में, मुझे ऐसे, चले दे दें, आप यार के याद करेंगे। दमिश्क, इस्तांबुल। 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 सवाल रिपीट करिएगा। हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला। सही, इस्तांबुल में। कंफर्म? जी। कोई वो नहीं है। सही जवाब, तालियां हो जाएंगी। तीसरा सवाल है, सूरतुल मुअव्वज़तैन तीन किन सूरतों को कहा जाता है? मुअव्वज़तैन बेसिकली तो सूरे नाज और सूरे फलक को कहते हैं। तीन सूरतों को कहा जाता है। आप ऑप्शन लेना चाहे ले लें। दो सूरतों का। सूरतुल नाज, सूरतुल फलक है। सूरतुल नाज, सूरतुल फलक। नो ऑप्शन? नहीं। सही जवाब। क्या बात है भाई, गुड यार, गुड, वेरी गुड। ग़ज़वा बदर में कितने महाजरीन शहीद हुए थे? देखिए, अंसार 8 शहीद हुए थे और 6 महाजरीन शहीद हुए थे। नहीं, मुझे आप एक्चुअल नंबर बताएं, टोटल कितने हुए थे? ऑप्शन देना चाहे ले सकते हैं। दे दें, ऑप्शन दे दें। 6 महाजरीन, 7 महाजरीन। 6 महाजरीन सही जवाब। क्या बात केमिकल है, इंजीनियर बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? ये तो बहुत ही आसान है, मैंने 1 क्लास में पढ़ लिया था। आप सल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। सही जवाब। आखिरी सवाल, आपने 2 ऑप्शंस लिए हैं। आखिरी आपसे सवाल है, कुरान की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में लफ्ज अल्लाह है? सूरतुल मुजादिला। सही जवाब। केमिकल इंजीनियर छा गए जी, जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखते हैं आपको जी। पहला सवाल है आपसे, खलीलुल्लाह किस नबी का लक़ब है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्या बात है भाई, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है आपसे, रूह अल्लाह किस नबी का लक़ब है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। वाह, क्या फास्ट फॉरवर्ड खेल रहे हैं ये लोग, बिल्कुल सही जवाब। और कोई ऑप्शन नहीं है अभी तक, जबरदस्त। ज़बी अल्लाह किस नबी का लक़ब है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, वेरी इंटेलिजेंट, इम्प्रेस, सही जवाब है भाई, वेरी गुड। ऐसे ही फास्ट खेलना है। हाँ, चौथा सवाल है, किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान? ऑप्शन दे दें। चलो शुक्र, खुशी आई केमिकल इंजीनियर के मुंह पे। पहला है जी हज़रत साद बिन मास, दूसरा ऑप्शन है हज़रत साद बिन अबी वकास। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला। कंफर्म? लॉक? ठीक है जी, बिल्कुल सही जवाब। किस सहाबी को राजदान रसूल कहा जाता है? ऑप्शंस दे दें। ऑप्शंस दे देते हैं जी। पहला ऑप्शन है हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, दूसरा ऑप्शन है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान। कौन बोल रहा है पीछे से? कोई पीछे से बोलने से परहेज करे। जी, हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला। कंफर्म? जी। लॉक? बिल्कुल सही जवाब है जी। 4 सही, 2 में ऑप्शन नहीं लिए हैं। केमिकल इंजीनियर चाह रहा है सब में ऑप्शंस लेंगे। आखिरी सवाल है, ग़ज़वा बदर में कितने अंसार शहीद हुए थे? ऑप्शंस दे दें इसमें। ऐसे ही बता दो, 2 फिर वो आगे हो जाएगी नहीं, आगे नहीं होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल हो जाओगी। चलो, गलत ना हो जाना। हाँ, ये 8 अंसार या फिर 9 अंसार? 8। कंफर्म? जी। लॉक कर दें? गलत जवाब। सोचना है? नहीं, सही है 8। सही है 8? कैसे? 14 हुए थे ग़ज़वा बदर में, तो 6 अगर उधर तो 8, फिर इस तरीके से। क्या बात है भाई, बिल्कुल सही जवाब। 14 हुए थे।
सही जवाब है जी, और दोनों अब टाई पर हैं। अब हमारे जो चार्टेड अकाउंटेंट साहब हैं, असल मुकाबला ये असल मुकाबला इनसे है। आपसे पहला सवाल है, सूरत दुआ किस सूरत को कहा जाता है? ऑप्शंस है सूरत फातिहा, सूरत तौबा। सूरत फातिहा कंफर्म? जाने दो सही जवाब। वो दूसरा सवाल, वो कौन से नबी हैं जिन्हें मुर्दों को जिंदा करते थे? वो कौन से नबी हैं जो मुर्दों को जिंदा करते थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गलत जवाब नहीं है, सही जवाब है, बिल्कुल सही। वेरी गुड चार्टेड अकाउंटेंट साहब, वेरी गुड। किस नबी को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। छा गए भाई चार्टेड अकाउंटेंट, छा गए जी, जबरदस्त, सही जा रहे हैं जी। आयत के क्या मायने हैं? आयत के माने रुक जाने के हैं। रुक जाऊं? चलो मैं रुक गया, आप सोच लें। रुका हुआ हूं मैं। आयत के माने रुक जाने के हैं या ख़त्म हो जाने के हैं? ऑप्शन ले लें तो बेहतर। निशानी या खूबी? निशानी। सही जवाब। चूटियों का वाकया किस सूरत में आया? सूरह नमल। तालियां बजाएं भाई, तालियां बजाएं। चार्टेड अकाउंटेंट उसी को खड़ा रहने देते। आखिरी सवाल, अबाबील का वाकया किस सूरत में है? सूरह कैफ। ऑप्शन दे दो। अबाबील ना? अबाबील का वाकया किस सूरत में है? सूरह फील, सॉरी सूरह फील कहते हैं उसको। कंफर्म? सही जवाब। और आज के विनर है ये, आ जाए जी, आइए प्लीज। जबरदस्त जी। सबसे पहले तो ये आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है जो है मैं आपको बता दूं, ये 4 सीज़न की जानिब से है। अ न्यू एरा ऑफ सेंस इनकी वेबसाइट है www.4season.pk.com। इसके अलावा मरबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरबा गुलबहार, खालिश जड़ी बूटियों के और फलों फूलों के अरखियात से तैयार करदा। बिल्कुल जी, और इसी के साथ सुकून है हमारे साथ। सुकून का कहना है कि सुकून से होगा हर घर पुरसुकून। आप लोग भी आ जाए जी, आप लोगों ने भी नो डाउट बहुत जबरदस्त आज मुझे मजा आया। फास्ट जवाब दिए आज आप सबने जो है वो बहुत ही बेहतरीन खेला है। आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी नॉलेज कम हो। आप तीनों की नॉलेज बहुत बराबर है, लेकिन ज़ाहिर है गेम होता है तो उसमें कोई ना कोई एक विनर होता है। और मेरी दुआ है कि आप लोग जो है अपने करियर में इसी तरह आगे जाएं, नाम बनाएं। ये गिफ्ट सैम्पर्स आपके भी साथ जाएंगे। हमारे सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया है, मिलते हैं अगले सेगमेंट में। बहरान रहमत, आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इल्लामा ज़ुहैर आबदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती साद खान, अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत। और हमारे सबसे दिल अजीज़, हमारे बहुत प्यारे गौहर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, आपसे शुरुआत करते हैं कि ज़ाहिर आज हम मौजू है हमारा शब क़दर, क्योंकि आज 27वीं रमज़ानुल मुबारक है और आज ही के दिन कुरान पाक का भी नुज़ूल हुआ था। और अगर इस्लामी तारीख़ में देखें तो पाकिस्तान भी 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ था। आज की जो रात है, आज का जो दिन है, इसकी क्या अहमियत और फजीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब क़द्र क्यों है? इसलिए है कि कुरान पाक नाज़िल हुआ था। कुरान क्या है? कलाम इलाही है। गोया अल्लाह ने बंदों के लिए एक निज़ाम हयात जो दिया था, हिदायत के लिए, फलाह पाने के लिए, कामयाबी के लिए, जन्नत तक पहुँचने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, नबी की मोहब्बत हासिल करने के लिए, वो जो एक सिस्टम निज़ाम दिया था, वो आज की रात दिया था। चूँकि ये आज की रात इस हिसाब से मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए बड़ी खुशी और कामयाबी की रात है कि आज अल्लाह ताला ने उसे वो राह दिखाई जो कामयाबी की और फलाह पाने की राह है। इसलिए इस रात में इन मोमिन को ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से रुजू करे, माज़रत, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से रुजू करे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, कलाम इलाही की तिलावत करे और कलाम इलाही के बारे में गौर करे। सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि गौर करे उसके बारे में और उसमें इंटरेस्ट ले और उसकी तफासीर को, उसके अहकामात को, उसकी बातों को देखे। दूसरी बात ये कि जहाँ वो कलाम इलाही और अल्लाह से रुजू करे, वहाँ ज़रा सा एक मर्तबा अपना एहतसाब ये भी करे
कि वो बंदों के कितने हुकूक अदा कर रहा है और कितने हुकूक गज़ब कर रहा है। एक जुमला कह रहा हूँ और बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी का एक हक़ मारा है तो आपकी 1000 वाजिब नमाज़ें भी उसका बदल नहीं हो सकती। 1000 वाजिब नमाज़ें भी उसका बदल नहीं हो सकती। तो अगर आप इस रात में 80 साल की इबादत कर रहे हैं शब क़द्र होने के नाते, और आप 80 साल के 80 आदमियों का या 8 आदमियों का आपने हक़ मारा हुआ है, तो आपकी ये 80 साल की इबादत बेकार है, उसके आगे ही कुछ भी नहीं, कोई हैसियत नहीं रखती। अब ये देखें ना, ये कितनी बड़ी बात हमारे सामने आती है। हम तो हक़ मारना बहुत आराम से बात समझते हैं। हक़ मारने से मुराद कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं आपने उसका करोड़ों रुपया खाया, वो कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसकी बनती है आपने मार दी, तो आपके लिए कितना बड़ा खसारा है। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आऊँगा कि आज की रात अल्लाह ताला जो है वो फ़रिश्ते नाज़िल फरमाते हैं और वो बंदों के लिए मग़फ़रत की दुआ भी करते हैं। तो अगर आज की रात को अपनी मग़फ़रत ना करवा पाए तो उससे बड़ा तो बदनसीब नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज की रात को लैलतुल क़द्र भी कहा जाता है, गो के पता किसी को नहीं है क्योंकि 5 लाख रातों में से कौन सी है। इस पर बयान फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शेरी भाई, जैसे आपने बड़ा ही खूबसूरत इंट्रो में कहा और मेरी बहन भी इस मुतालिक बात कर रही थी कि 27वीं आज रमज़ानुल मुबारक है और 27वां रमज़ानुल मुबारक बेसिकली इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुल्क पाकिस्तान भी अता किया और ज़्यादा रिवायतों में है कि इसी 27 रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान भी अता किया। तो बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दिन अता की हैं। कुरान सबसे पहले इसलिए उलमा फरमाते हैं महीना कुरान का भी महीना है। ये वो महीना है जिसमें इंसान को सिर्फ कुरान पढ़ने, हमारे ज़्यादातर ज़ोर क्या होता है, ज़ोर ये होता है हम 1, 2, 3, 4, 5 कुरान ख़त्म कर लें, 3 रोज़ा पढ़ ली मैंने, 7 रोज़ा। असल में कुरान को भेजा गया था उसको समझने के लिए। तो ये महीना एहतिसाब का महीना है। ये वो महीना है कि इंसान इसमें नोट करे कि मुझे समझना, मुझे पढ़ना है, कुरान समझ के पढ़ना है। तो ये बेसिकली उस चीज़ का महीना है। और इसी महीने के अंदर जब हमें पाकिस्तान मिला है तो इस पाकिस्तान में भी जब हम रह रहे हैं तो हमें ये चीज़ नज़रिया समझना है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें इस्लाम का निफाज इस पाकिस्तान के अंदर चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं कि मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने की सहूलत मिल जाए या हम इस पर खुश हो जाएं कि पाकिस्तान के अंदर हमें नमाज़ पढ़ने से कोई नहीं रोकता, बल्कि हमें अपना इकनॉमिक सिस्टम भी इस्लामी चाहिए, हमें अपना सियासी निज़ाम भी इस्लामी चाहिए ताकि तमाम तर मसाइल हमसे हट जाए। तो इसके लिए भी बात होनी चाहिए कि जहाँ हम इस्लाम सिर्फ देखें इबादत का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ और सिर्फ चंद चीज़ों का नाम नहीं है, मोड्स ऑफ वर्शिप का नाम नहीं है या डॉगमा अकीदे का नाम नहीं है। इस्लाम पूरे का पूरे एक निज़ाम का नाम है, सिविलाइजेशन का नाम है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना कायम फरमाते हैं तो पूरी की पूरी एक रियासत की तामीर करते हैं, बताते हैं कि मुआशी निज़ाम ऐसा चलेगा, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा चलेगा, आपका सियासी निज़ाम ये होगा, सब चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं और इसी एक्सप्लेनेशन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बताते हैं। अब आपने बात की रात की, अब 27वीं शब की जो शाम है आज, क्योंकि 27वां रोज़ा है और 27वीं शब कल थी, लोगों ने इस्तग़फ़ार भी किया, लोगों ने दुआएं भी मांगी और हमारे यहाँ बड़ा मारूफ़ है कि 27वीं शब जो है बहुत सारे उलमा का ये कौल है कि 27वीं शब मुमकिन लैलतुल क़द्र होती है, मुमकिन, और बहुत सारी निशानियाँ भी इसकी बता दी गई हैं। लेकिन याद रखिए अब ये लैलतुल क़द्र या हम लैलतुल जायज़ा या शब क़द्र की हम बात करते हैं, शब मेराज की बात करते हैं या शब बारात की बात करते हैं, इसके पीछे मकासद क्या थे? इसके पीछे मकासद ये थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पहले अंबिया के अदवार थे ना, उन लोगों की उम्रें बहुत बड़ी थी, कोई 800 साल, कोई 600 साल। अब साहबे कराम कभी रसूल को फरमाते या रसूल अल्लाह, अर्ज़ गुज़ार होते या रसूल अल्लाह, पहले की उम्मतें 600 साल, 800 साल, इबादतें भी फिर इतनी ज़्यादा, नमाजें, इतना ज़्यादा सब कुछ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम के शक्ल में ये लैलतुल क़द्र, कभी लैलतुल जायज़ा, कभी शब बारात, कभी शब मेराज, कि जब इन रातों में इंसान इबादत करेगा या रमज़ान के महीने में कोई इबादत करेगा तो अल्लाह उसको इन्हांस करके दे देंगे। अब मुझे बताएं ना, 1000 महीनों से अफजल ये रात ठहर गई, तो 100 साल की जिसको ज़िंदगी मिली हो और जो इंसान शब क़द्र को और रमज़ान में पाले तो कितनी बड़ी फजीलतें। और फिर एक और हदीस में आता है कि कोई इंसान देखेगा कि अगर उसका इंतकाल हो जाता है और उसके इंतकाल के बाद वो किसी और शख्स को देखेगा, वो मनाजिल तय करता हुआ क़यामत के दिन जा रहा होगा, तो पूछा जाएगा क्यों? कहा इसने तुम्हारी उम्र इससे ज़्यादा थी, इसकी उम्र तुमसे ज़्यादा थी तो इसके रोज़े बढ़ गए, इसकी शब क़द्र बढ़ गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपको ज़िंदा रखा है तो इसको गनीमत जानिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अमल करेंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा, हमारे नेक अमाल ज़्यादा हो जाएंगे, हमारी नेकियां ज़्यादा लिख दी जाएंगी। तो अगर अल्लाह ने आपको हयात दी है ना, हयात दी है, तो इसको गनीमत जाने, इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। और आखिरी बात कि अब 27 है,
कल शहरी भाई ये 27 गुजर गए, मालूम ही नहीं हुआ। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना खूबसूरत समा यहाँ बांधा हुआ था। अब 28, 29 और ये रमज़ान बिल्कुल अपने एंड पर है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू मैक्सिमाइज योर रिवॉर्ड्स। तो ये बिल्कुल वो नहीं कहते सेल लग चुकी है, आखिरी दिन रह गया सेल का, तो ये आखिरी अय्याम सेल के हैं, जितना चाहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से। बिल्कुल जी, जितना चाहें आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से नेकियां समेट सकते हैं, जितनी चाहें आप कहते हैं ना अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं, आप जितने ख़जाने चाहें अपने पास भकेर सकते हैं। लेकिन वही है सच्ची नीयत के साथ आप भी दुआ करें, नमाज पढ़ें, जितनी बात करी भाई ने कि सेल वाली ना, हम लोग बाज़ारों का रुख तो करते ही हैं, असल सेल तो ये लगी है। सलामा साहब, देखने वाले लोगों को आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब 29वीं शब है, लगता है 29वीं शब लैलतुल क़दर हो, क्योंकि लाजमी नहीं है कि 27 ही लैलतुल क़दर हो, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि 27 के बाद जो है वो रुझान फिर कम हो जाता है लोगों का इबादत में और बाज़ारों की तरफ बढ़ जाता है। जैसे कि अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, ये इस्लाम दीन माशरत है, सिर्फ दीन इबादत नहीं है। दीन माशरत का मतलब ये होता है कि आपके ज़िंदगी के पैदा होने से पहले से लेकर आपके मरने तक आपके हर अमल पर इस्लाम का हुक्मनामा जारी है, तरीक़ेकार बताया गया है। और ज़्यादातर जो ज़ोर दिया गया है वो हुकूकुल इबाद पे दिया गया है। हमारी पाकिस्तान में कम से कम मैं बात करूँगा, पाकिस्तान की हद तक कम से कम हमारा सारा ज़ोर नमाज़ों पर, इफ्तार कराने पर, मुहर्रम पर, रबीउल अव्वल पर तो होता है, लेकिन हम माशरत की तरफ तवज्जो नहीं देते। और यही वजह है कि हमारा माशरा बेसुकून है। हराम ग़िज़ा हमारे रगों में दौड़ रही है, जिसको देखो वो हराम कमाने पे उतरा हुआ है। हमारे यहाँ एक तबका अशराफिया कहलाता है, वो गरीब और निचले तबके के बारे में कोई ख्याल नहीं करता। वो तमाम अपनी ताकत, अपनी तवानाई और अपने वसाइल जो है वो अपने लिए अय्याशियों के लिए इस्तेमाल करता है, और गरीब जो है वो किस मुसीबत में और किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है उसको इसका एहसास नहीं है। हमने ये समझ रखा है कि बस हमने ये बातें कर ली तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले किसी एक प्रोग्राम में कहा था कि ज़मीन के नीचे कब्र भी है और ज़मीन के ऊपर खुदा भी है। बिल्कुल हमको ये सोचना चाहिए कि हमने एक दिन मरना है, कितने जी लें, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 100 साल के बाद मरना है। बड़े बड़े फ़िरौन मर गए, कुरान में आयतें मौजूद हैं कि उनकी ताकतें तुमसे कहीं ज़्यादा थी, उनके किले अगर तुम देखो तो तुमसे कहीं ज़्यादा शानदार किले थे, बड़ी दौलतें थी, उनकी उम्रें बड़ी थी, लेकिन आज वो फ़ना हो गए। तो तुमने भी फ़ना होना है, जाना है, ये सोचो कि लेके क्या जा रहे हो। बिल्कुल जी, आप दुनिया में जो बोते हैं वही काटते हैं, और लेके क्या जाना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गौहर भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। गौहर भाई, आपसे अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी साद भाई से, गौहर भाई से पहले, अगर आपकी इजाज़त हो। गौहर भाई, साद भाई, अभी थोड़े से दिन रह गए हैं, ईद आने वाली है, लोग बाज़ारों का रुख करेंगे, मॉल्स में जाएंगे। अक्सर अमूमन ऐसा ही होता है, हमेशा से होता आ रहा है, नमाज़ें मिस हो जाएंगी, रोज़े भी बाहर खुल रहे होंगे। हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ। एक तो मैं एक मैसेज शहरी भाई भी अगर ये दे दें इनको भी लोग, कि जैसे हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक थोड़ा सा रेड अलर्ट भी है, तो लोग थोड़ा सा एहतियात भी करें, ख्याल करें। इस बार बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा अपने पिछले 10 दिन से ही बोल रही हूँ बिल्कुल, तो अपनी ये चीज़ें ज़रा देखें कि ऐसे बाज़ार जहाँ बहुत ज़्यादा रश हो तो उस पर एहतियात करना चाहिए। सेकेंडली, हमने ये देखा है कि अब 29वीं शब आएगी, लोग एतिकाफ़ से निकलेंगे, और एतिकाफ़ से निकलते साथ ही भाई मेरे जूते रह गए, मेरा ड्रेस रह गया, मेरी चीज़ें रह गई। देखिए, ये जो नमाज़ी जो आखिरी रातें हैं ना, लैलतुल जायज़े जो अभी ये हैं, असल में आपको जो वापसी रिवॉर्ड मिल रहा होता है, फरिश्ते आ रहे होते हैं और जन्नत से खुलासी दे रहे होते हैं। अब वो जिसको जन्नत से खुलासी मिल रही है वो सेल के ऊपर लड़ रहा है, वो बार्गेनिंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, तो इससे एहतियात करना बिल्कुल जी। अब यहाँ पे वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा लामा साहब, गो के आज 14 अगस्त तो नहीं है, लेकिन अगर हम इस्लामी तारीख़ के हवाले से देखें तो आज के दिन पाकिस्तान भी कायम हुआ था। तो कोई पैगाम देना चाहते हैं अपने पाकिस्तानियों को? एक अहम तरीन पैगाम यही है कि हम अगर देखें अपने माशरे में पाकिस्तानियों को, तो हम लोग अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं, अपने ख़ानदान के बारे में सोचते हैं, अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं। हम लोग पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचते। बिल्कुल, हमें अपनी सोच पाकिस्तान के बारे में बनानी चाहिए कि हम पाकिस्तान का भला चाहें, पाकिस्तान को अच्छा बनाना चाहें। अगर हम पाकिस्तान को अच्छा बनाएंगे तो हम सब सुकून में रहेंगे, हम सब को खुशियाँ नसीब होंगी और दुनिया हमें देखेगी और हम तरक्की करेंगे। जब तक हम अपनी ज़ात, अपने ख़ानदान, अपनी पार्टी ये करते रहेंगे तो ये छीना झपटी जारी रहेगी और हम तनज़्ज़ुली की जानिब जाएंगे,
क्योंकि ये कानून फितरत है। बिल्कुल, बहुत खूब बात कही है कि जब तक अपनी ज़ात तक सोचते रहेंगे तब तक तरक्की जो है वो नामुमकिन है। साथ भाई आपसे भी दरख्वास्त है कि ज़ाहिर है आज वो कि 14 अगस्त नहीं है, लेकिन अगर इस्लामी हम उसमें देखें तो आज ही के दिन पाकिस्तान कायम हुआ था, जो पहली दफ़ा कायम हुआ था उस पर कोई पैगाम पाकिस्तानियों को आज़ाद हुआ था, कायम हुआ था। जी बिल्कुल इसी तरह शहरी भाई हमारे ये जैसे 27 रमज़ान मुबारक पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, और पाकिस्तान का नज़रिया भी बिल्कुल ये था कि एक आज़ाद मुमलिकत जहाँ इस्लाम को वर्शिप करना आज़ादी से बंदा वर्शिप कर सके, इस्लाम की तकमील कर सके, इस्लामी माशरत का निज़ाम कायम हो सके, तो बिल्कुल हमें यही करना चाहिए कि इस मुल्क के बेनिफिट में सोचना चाहिए ज़्यादा जैसे अलामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, ज़ाती हैसियत में अपनी लिसानी बुनियादों पर कि यार मेरी ज़बान की फ़रोग, मेरी पार्टी की फ़रोग, इस सब को छोड़कर वाइडर पर्सपेक्टिव के अंदर इस्लाम कैसे इस मुल्क के अंदर कायम हो जाए और किस तरह हम इस मुल्क का नाम, और मैं जब मुल्क का नाम ले रहा हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज गौर भाई माशाल्लाह टोपी भी और जिना कैप और माशाल्लाह ग्रीन कोट, तो ये बड़ा पाकिस्तानी अलामत मुहब्बे वतन है। तो पहनना हमारा शौक है और माशाल्लाह ये कोट मजबूरी है। नहीं, अच्छा, कोट भी जो है मैं इस वजह से पहन कर आया। बारान रहमत आज न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुफ्ती भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नूर भाई आज क्योंकि 27वां रोज़ा है और ज़ाहिर है आज की दिन की वैसे भी बड़ी एक बरकत है, क्योंकि ज़ाहिर है आज ही के दिन कुरान पाक भी नाजिल हुआ था। आज के दिन किन दुआओं का, किन इबादात का एहतमाम करना चाहिए? अहमदुल्लाह अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखें, अब ये एक लास्ट जो है वो लैलतुल क़द्र अब आएगी, जो 28वीं शब होगी, 29वीं शब जो होगी 28 रमज़ान को, 29वीं शब होगी, और उसके बाद लैलतुल जाइज़ा। बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि अब भी अगर कोई अपनी बख्शिश ना करवा सका तो अब वो बख्शिश के आखिरी चांस में जाकर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी उसकी बारगाह में गिर कर उससे माफ़ी मांगे। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को उसके खौफ, उसकी याद से रोने वाली आंखें बड़ी पसंद है। वो अल्लाह जो समंदर का रब है, वो अल्लाह जो तमाम पानी का रब है, और जब इंसान उसके खौफ से रोए और आँखें से यहाँ आंसू गिर जाए तो अल्लाह उस चेहरे को जहन्नुम से आज़ाद फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और या उसके खौफ, उसकी याद, उसकी नेमतें याद करके इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए तो अल्लाह उस जिस्म को जहन्नुम से आज़ाद फरमा देता है। अच्छा, अब एक तो अब हमें दो चीज़ों में ना तवज्जो देनी है। एक तो इबादत पे फोकस करना है, जो नमाज क़ज़ा रह चुकी हैं उसको अदा करना है, जो अस्कार कुरान की तिलावत है उसको कसरत से करना है। दूसरा, मामलात के हवाले से हमने अल्लाह की बारगाह में अहद वफ़ा भी करना है। बिल्कुल, कि जो माँ का हक़ है, जो बाप का हक़ है, जो बीवी का हक़ है, जो बहन का हक़ है, जो भाई का हक़ है, जो दोस्त का हक़ है, जो पड़ोसी का हक़ है, वो हमें तमाम हुकूक़ को अदा करना है। इसके अलावा अपने अंदर की कैफियत को बदलना है। जैसे मुझे सच्चाई को पसंद करना है, मुझे झूठ से नफ़रत करनी है, मुझे ग़ीबत से नफ़रत करनी है, मुझे अदावत से नफ़रत करनी है, मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। अल्लाह वाले बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। वो कहते हैं, देखो, एक होती है शहद की मक्खी, एक होती है गंदी मक्खी। शहद की मक्खी जो है वो हर जगह खैर को तलाश करती है, खुशबू को तलाश करती है, फूल की खुशबू को सूंघती है, गुलदस्ता में जाती है, गुलिस्तान में जाती है, बागात में जाती है और अच्छी चीज़ पर बैठती है। इसी तरह गंदी जो मक्खी होती है वो गंदगी को तलाश करती है, सड़ान को तलाश करती है। तो इंसान जो है या तो शहद की मक्खी की तरह होता है या फिर गंदी मक्खी की तरह। उस सामने वाले बंदे में या तो उसे सिर्फ खैर नज़र आती है या गंदी मक्खी की तरह उसे शर नज़र आता है। तो आज के दिन हमें, आपने कहा ना क्या करना है, अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है और यही दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हम सबको बदल दे। इस पे वो हमारे मरहूम जुनैद जमशेद भाई थे, उन्होंने कहा था, वो उन्होंने एक पढ़ी थी ना नज़म, मेरा दिल बदल दे। तो यही हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा दिल बदल दे। हमारी निशिस्त का वक्त खत्म हो गया है। एक बात और भी, इंसान अगर किसी को फ़ायदा नहीं दे सकता तो नुकसान भी ना दे, किसी को गम नहीं दे सकता, किसी को खुशी नहीं दे सकता तो गम भी ना दे, किसी की तारीफ नहीं कर सकता तो बुराई भी ना करे। बस ये है आज का मैसेज। मुफ्ती साहब दुआ की जानिब बढ़ेंगे।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम। ऐ अल्लाह इंतहाई मुबारक लम्हात में यहाँ मौजूद हैं। ऐ अल्लाह ये वो वक्त है जब तू दुआएं कबूल करता है। ऐ मेरे मौला हमें मांगना नहीं आता, हम सबको बिन मांगे अता फरमा। ऐ अल्लाह जितने लोग यहाँ तशरीफ़ फरमाए जो हमारे दिल में है वो तेरे इल्म में तू खूब जानता है। ऐ अल्लाह हम सबको बिन मांगे अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबकी सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ अल्लाह जो बीमार है उन सबको शिफाए कामिला अता फरमा, जो बे औलाद है उन सबको साहिब औलाद फरमा, जो बेरोजगार है अल्लाह हम सबके रिस्क में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद के इस नुज़ूल वाले महीने की बरकत से, कुरान की बरकत से हम सबके घरों में रहमतें अता फरमा, हमारे घरों में रौनकें अता फरमा। ऐ अल्लाह बिलखुसूस तौर पे हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोने के मकरू फरेब से बचा, दिन और रात के फितरों से बचा, ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसात बिलखुसूस ऐ अल्लाह हम सबको बुरी मौत से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को ऐ अल्लाह इस्तेहकाम अता फरमा। हमारे गौहर भाई की भी जो वालदा बीमार है ऐ अल्लाह इन्हें भी सेहत कामिला अता फरमा। जिन इनके वालिदैन अजीज़ व अकारिब बीमार परेशान है ऐ अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की बरकत से उन सबको सेहत कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें बार बार रोज़े रसूल पे जाने की तौफीक अता फरमा, हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह हर आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़ खैर फरमा, हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों को हमारे लिए सदक़े जारिया बना। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान ऐ अल्लाह यौम पाकिस्तान के सदक़े में है मेरे मौला, जिस दिन तूने कुरान को नाज़िल किया उस दिन की बरकत से इस पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह दुश्मनाने पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद फरमा। ऐ अल्लाह हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा, मेरे मुल्क में अमन फरमा। ऐ अल्लाह यहाँ जो महंगाई बढ़ रही है मेरे मौला, यहाँ के हमारे हुक्मरानों को अक़ल सलीम अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व अदख़िल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।